नमस्कार दोस्तों। हर सपना खूबसूरत होता है, लेकिन जब वही सपना डरावना सच बन जाए तो क्या कोई उसे जीना चाहेगा? कोटा एक ऐसा नाम जो हर उस स्टूडेंट की जुबान पर होता है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। आईआईटी, नीट, मेडिकल, इंजीनियरिंग, यहाँ हर सड़क पर किताबों का बोझ उठाए सपने चलते हैं। लेकिन इन्हीं सपनों के बीच छुपी है एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, कुछ और भी था जो शब्दों में नहीं सिर्फ सन्नाटे में सुनाई देता था। ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कोटा के हनुमान नगर में बना एक पुराना कोचिंग सेंटर, जहाँ कुछ तो ऐसा था जो हर रात डर बनकर दीवारों से झांकता था। और वहीं पहुंचता है मोरखाना गांव से आया अर्जुन राठौर, मासूम सा लड़का, आंखों में बड़े सपने, दिल में जुनून। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस कोचिंग में वो एडमिशन लेने जा रहा है वो असल में एक अधूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक आत्मा आज भी अपना क्लास खत्म होने का इंतजार कर रही है। और हाँ दोस्तों, ये किस्सा हमें भेजा है कोलकाता से हमारे एक रियल सब्सक्राइबर ने, जिसका नाम हम आगे चलकर जरूर बताएंगे। लेकिन पहले अर्जुन की कहानी सुनिए ध्यान से। साल 2023 जून, गांव मोरखाना में सुबह का सूरज उग चुका था। हल्की सी धूप खेतों पर पड़ रही थी और हवा में गांव की मिट्टी की खुशबू घुली थी। अर्जुन राठौर 17 साल का, गांव का सबसे तेज बच्चा था। हर कोई कहता ये लड़का तो नाम रोशन करेगा। आईआईटी की तैयारी के लिए अर्जुन कोटा जाने वाला था। माँ बाप की आंखों में आंसू थे, मगर उम्मीद भी। माँ ने टिफिन दिया और कहा, बेटा कहीं भी रहना, रोज हनुमान चालीसा पढ़ लेना और याद रखना, सपनों के पीछे भागते भागते इंसान खुद को न खो दे। अर्जुन मुस्कुराया और ट्रेन पकड़ने निकल पड़ा। कोटा में पहला दिन, कोटा में गर्मी और भीड़ दोनों से सामना होते ही अर्जुन को लगा ये जगह मेरे जैसे गांव वालों के लिए नहीं है। लेकिन अंदर जुनून था, हौसला था। वो पहुंचता है ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जहां उसे नीट और आईआईटी की कंबाइंड बैच में एडमिशन मिलता है। ये इंस्टीट्यूट हनुमान नगर के एक पुराने सुनसान इलाके में बना था, जहां ज्यादातर कोचिंग सेंटर नहीं, पुराने मकान और खंडहर मिलते थे। रिया मल्होत्रा, अर्जुन की पहली क्लास में उसकी मुलाकात होती है एक शहरी लड़की से। रिया मल्होत्रा दिल्ली की रहने वाली, मॉडर्न लेकिन शांत स्वभाव की। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। रिया, तुम गाँव से हो? अर्जुन हिचकते हुए, हाँ, मोरखाना से, पहली बार शहर आया हूँ। रिया हंसती है, यहाँ सब अकेले हैं। अर्जुन, फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ से है, बस खुद को खो मत देना। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था रिया भी अपने अतीत में कुछ छिपा कर बैठी। अर्जुन अपने हॉस्टल के कमरे में था। रात को खिड़की अपने आप खुल गई, टीवी ऑन हुआ, लेकिन स्क्रीन ब्लैक थी और उसमें सिर्फ एक लाइन उभरी, तू भी बाकी पांचों की तरह ही आएगा और यहीं रुक जाएगा। अर्जुन डर गया, लेकिन सोचा शायद थकावट है। पर अगले दिन एक और स्टूडेंट गायब था। सुबह जब वह इंस्टीट्यूट पहुंचा, माहौल कुछ अलग था। स्टाफ सरगर्मी में था, टीचर्स परेशान लग रहे थे। एक लड़का, विशाल कुमार, गायब हो गया था। वो भी उसी हॉस्टल में रहता था जहां अर्जुन। क्लास में प्रिंसिपल ने सिर्फ इतना कहा, विशाल की तबीयत खराब थी, वो कुछ दिन छुट्टी पर गया है। मगर अर्जुन जानता था विशाल तो रात को हॉस्टल में ही था। रिया और अर्जुन की गहराती दोस्ती। क्लास के बाद अर्जुन रिया से मिला, वो उससे सब कुछ बताता है। टीवी का ब्लैक स्क्रीन, खिड़की खुलना, विशाल का गायब होना। रिया चुपचाप सुनती रही। तुम झूठ नहीं बोल रहे अर्जुन, मैंने भी पिछले साल एक लड़की को गायब होते देखा था, रिया ने कहा। पर उसने खुद नहीं छोड़ा, उसे किसी ने बुलाया था। अर्जुन, इसने? रिया, मैं नहीं जानती, लेकिन एक कमरा है इंस्टीट्यूट के नीचे जहां कोई जाने की इजाजत नहीं। और जो गायब हुआ उससे पहले वो वहां देखा गया। ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट का सीक्रेट। अर्जुन और रिया को धीरे धीरे इंस्टीट्यूट की पुरानी फाइलों में से ये पता चलता है कि पिछले 7 साल में 5 स्टूडेंट्स लापता हुए हैं। मगर सबसे अजीब बात, उनके नाम की कॉपी, फॉर्म्स और फोटोज सभी रिकॉर्ड से हटा दिए गए हैं, जैसे भी वो थे ही नहीं। रात को अर्जुन अकेला बैठा अपनी डायरी में लिख रहा था, तभी रिया का कॉल आया। मत सोना अर्जुन, अभी मत सोना। क्यों? अर्जुन चौंका। जिसे बुलाया जाता है वो नींद में ही ले लिया जाता है। अर्जुन फोन गिरा देता है और तभी कमरे में वही टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। ब्लैक स्क्रीन में इस बार लिखा था, अब तू भी आएगा। और पीछे से धीमी सी आवाज आई, ठठा बंद। अर्जुन ने मुड़कर देखा, कमरे में कोई नहीं था। और तब एक हॉस्टल की गैलरी का एक पुराना लकड़ी का दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, वो धीरे धीरे रर करते हुए खुल गया। वहां से सीढ़ियां नीचे बेसमेंट की ओर जाती थीं, जैसे किसी ने कहा हो, नीचे आओ अर्जुन, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, लेकिन अगले ही पल वो बेहोश हो गया। अगली सुबह वो अपने बिस्तर पर था और कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। उसकी रूह कांप गई। उसने रिया को कॉल किया, रिया, ये सब कुछ असली है। दीवार पर खून से कुछ लिखा था, कोई मुझे मारना चाहता है। रिया ने बिना घबराए कहा, शांत रहो अर्जुन, अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है, हमें उस तहखाने में जाना होगा। अर्जुन और रिया एक सुनसान कैफे में मिलते हैं। रिया पहली बार अपने अतीत के एक हिस्से को सामने रखती है। मेरी बड़ी बहन भी इसी इंस्टीट्यूट में थी, आयुषी मल्होत्रा। साल 2019 में वो भी ऐसे ही गायब हो गई थी। पुलिस, प्रशासन, कोचिंग, किसी ने कुछ नहीं किया।
उसके बाद मैंने खुद को उसी कोचिंग में लाकर दाखिला लिया। अर्जुन चौंक जाता है। तो तुम इसलिए यहाँ हो? रिया की आंखें भर आईं। मैं जानती हूँ मेरी बहन अब जिंदा नहीं है, लेकिन जिसने उसे मारा वो अब भी यहीं है, इस इंस्टीट्यूट में। रात के 12 बजे इंस्टीट्यूट बंद हो चुका था। रिया और अर्जुन दीवार फांदकर भीतर दाखिल हुए। उनके पास एक छोटा टॉर्च, एक मोबाइल और रिया की बहन की पुरानी डायरी थी, जिसमें लिखा था, नीचे जो है वो इंसान नहीं, वो कुछ चाहता है और वो कुछ मैं नहीं दूंगी। उनकी सांसें तेज थीं। धीरे धीरे वो उसी तहखाने की ओर बढ़ते हैं जहां अर्जुन ने पिछली रात दरवाजा खुला देखा था। लकड़ी की वो सीढ़ियां सड़ चुकी थीं, मगर अब भी किसी को नीचे ले जाने के लिए काफी थी। नीचे जाने पर सीलन, बदबू और किसी के रोने जैसी हल्की हल्की आवाजें थीं। अमरा, आठ, रिया और अर्जुन को एक भारी दरवाजा दिखता है। उस पर जंग लगे नंबर थे। 60 अंदर अंधेरा था, मगर दीवारों पर कुछ तस्वीरें जली हुई थीं और एक कोने में डायरी रखी थी। डायरी पर खून के छींटे थे। खोलते ही पहला पन्ना लिखा था, मैं विशाल हूं, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो जान लो, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। यहाँ जो है वो तुम्हें देख रहा है। अर्जुन और रिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कोई वाकई वहां मौजूद है। अभी पीछे से दरवाजा भड़ाम से बंद हो जाता है और सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। अंधेरे में एक साया। अर्जुन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और देखा, सामने खड़ा था एक आदमी, बिना चेहरा, बिना आवाज के, और उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में कोचिंग बैच कार्ड था, रिया की बहन आयुषी का। रिया चीख पड़ी, तूने मेरी बहन को मारा, अब तू मुझे नहीं छू सकता। अर्जुन ने टॉर्च से साये पर वार किया। साया धुएं की तरह उड़ गया, लेकिन दीवार पर एक और संदेश उभर आया, सिर्फ 4 दिन बचे हैं। रिया कांप रही थी। उसने पहली बार उस साये को देखा था जिसने उसकी बहन को छीन लिया। अर्जुन उसके हाथ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, और कमरा 108 का दरवाजा किसी अदृश्य ताकत से बंद था। दीवारों से धीरे धीरे खून बहने लगता है और एक एक कर वो सारी तस्वीरें जो दीवारों पर जली हुई थी अपने आप सही हो जाती है। एक तस्वीर को गौर से देखती है, ये मेरी बहन है। वो चौंकती है। तस्वीर में आयुषी खड़ी है, कमरा 108 के सामने, और उसके ठीक पीछे वही चेहरा विहीन साया। एक और तस्वीर में विशाल खड़ा है, और एक तीसरी में अब अर्जुन की तस्वीर भी है। अर्जुन, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो ये फोटो कभी नहीं खिंचवाई। रिया धीमे स्वर में कहती है, ये जो लेता है वो पहले तुम्हारी तस्वीर लेता है। 10 साल पुराना सच डायरी के आखिरी पन्नों में। कुछ चौंकाने वाली बातें दर्ज थी। ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट की नींव एक शापित जमीन पर रखी गई थी। यहाँ पहले एक गांव था, पिछोरा खेड़ा। वहां के एक पुजारी की बेटी को शहर के बिल्डर ने धोखा देकर मार दिया था, और उसकी लाश ही इसी तहखाने के नीचे दफना दी गई थी। उसकी आत्मा हर साल 5 छात्रों को लेती है और उन्हें इस कमरे में कैद कर लेती है, हमेशा के लिए। रिया की आंखें छलक उठी। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी ने प्यार को धोखा दिया था। वैसे में ही लाल दरवाजा कमरा 108 के एक कोने में एक और दरवाजा था, छोटा सा और लाल रंग का। उस पर लिखा था, जो इस दरवाजे को खोलेगा वो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकेगा। रिया ने अर्जुन की ओर देखा। अगर हम ये दरवाजा खोलें तो शायद हमें उसकी आत्मा का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। हम मिलकर इसे खत्म करेंगे, हमारी बहन के लिए, बाकियों के लिए, हमारे लिए। दरवाजा खुलता है और समय उल्टा चलने लगता है। जैसे ही दरवाजा खोला गया, घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी। कमरे का तापमान गिरने लगा। रिया और अर्जुन को हवा में कुछ दिखा। एक लड़की की आत्मा गले में काले दुपट्टे के साथ जमीन से निकलती हुई। उसने धीमे स्वर में कहा, प्यार के बदले धोखा, मौत के बदले शांति, और अब दोनों का इम्तिहान। अर्जुन ने इसका सामना करने के लिए कदम बढ़ाया, और तभी आत्मा ने चीख मारी और सब कुछ काले अंधकार में बदल गया। अगली सुबह अर्जुन और रिया वापस अपने हॉस्टल रूम में थे, मगर दीवार पर खून से फिर लिखा था, अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। सुबह का उजाला भी अब अर्जुन और रिया के लिए राहत नहीं लाता था। कमरे की दीवार पर खून से लिखे वो शब्द, अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। उनकी नींदें, उनका चैन, सब छीन चुके थे। तेज रिया ने फिर से अपनी बहन की डायरी खोली। एक कोना मुड़ा हुआ था, वहां लिखा था, अगर मैं कभी वापस न आऊं तो मेरे कमरे के मंदिर के पीछे जो तावीज छुपा है वो निकाल लेना। उसमें वो मंत्र है जिससे उस आत्मा को रोका जा सकता है। अर्जुन और रिया दौड़ते हुए रिया के हॉस्टल रूम पहुंचे। मंदिर के पीछे दीवार में एक पुराना सुराख था, जिसमें एक काला धागा और पत्तियों में लिपटा तावीज रखा था। काल सूत्र तावीज के अंदर एक ताम्र पत्र था, जिसमें उकेरा गया था, काल सूत्र, यह धागा मृत्यु और आत्मा की दुनिया के बीच की डोर है। जिसे यह धारण हो वह आत्मा को देख सकता है और उससे बात कर सकता है, लेकिन इसका मूल्य चुकाना होता है, अपना कोई गहरा रिश्ता। रिया कांप गई। क्या इसका मतलब है कोई हमें छोड़ जाएगा? अर्जुन ने बिना कुछ कहे तावीज अपनी जेब में रख लिया। रात में दोनों फिर से इंस्टीट्यूट पहुंचे। इस बार तहखाने से आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गुप्त चेंबर मिला, जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। उस कमरे की दीवारें लाल और काली थीं। बीचों बीच एक पुराना तख्त था, उस पर सैकड़ों नाम खोदे हुए थे, वो सब जो गायब हो चुके थे। रिया ने अपने कांपते हाथों से उस पर नाम पढ़ना शुरू किया। सौरभ, नेहा, विशाल, दीपक, आयुषी। अर्जुन भी हैरान रह गया।
जब उसने देखा उस लिस्ट में आखिरी नाम था अर्जुन वर्मा। अर्जुन मतलब मैं तो जिंदा हूँ। रिया डर से पीछे हटती है। भी कमरे में लगे लोहे के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। फिर से वही काली हवा से भर गया और उस आत्मा की फुसफुसाती आवाज गूंज उठी। तुम्हारी तस्वीर जब से दीवार पर आई है अर्जुन, मेरे हो, लेकिन ये लड़की, अगर तुम उसे छोड़ दो तो शायद तुम बच जाओ। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अगर तुझसे लड़ना पड़े मैं तैयार हूँ। अभी रिया ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, अवीज अभी भी हमारे पास है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल किया तो हम में से कोई एक शायद फैसले की घड़ी। अर्जुन ने बिना कुछ कहे वो तावीज बाहर निकाला। उसने आत्मा की ओर फेंका। अवीज हवा में जल उठा और आत्मा एक तेज चीख के साथ कमरे में घूमने लगी। एक भयानक रोशनी हुई और तख्त के सारे नाम धीरे धीरे मिटने लगे। आयुषी का नाम भी गायब। लेकिन उसके बाद अर्जुन के कानों में एक आखिरी आवाज गूंजी, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। क्या हुआ इसके बाद? दोनों अचानक उस चेंबर से बाहर सड़क पर आ गिरे। न किसी ने कुछ देखा न सुना और अर्जुन का चेहरा पीला था। उसके कान से हल्का खून बह रहा था। रिया ने रोते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन रिया अब ये आत्मा मुझसे कुछ और चाहती है। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं, लेकिन अब वो समय नहीं बता रही थीं, वो गिन रही थी। अर्जुन और रिया की जिंदगी के बचे आखिरी 2 दिन। अर्जुन का सपना, भविष्य की झलक। अर्जुन की आंख लगती है और वह अपने आप को एक वीराने में देखता है। चारों तरफ राख, जली हुई किताबें, टूटे क्लासरूम की कुर्सियां और एक बोर्ड जिस पर लिखा है ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट परमानेंटली क्लोज्ड। सामने रिया खड़ी है, लहूलुहान, और उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा है। उसके पीछे वही आत्मा, अब चेहरा विहीन नहीं बल्कि एक जली हुई लड़की की शक्ल में, जिसके सीने पर लिखा है प्रेम के बदले मृत्यु। अर्जुन चिल्ला पड़ता है, नहीं, रिया को मत ले जा, उसकी कोई गलती नहीं है। सपने से जागते ही फोन बजता है। फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर है। अर्जुन कॉल उठाता है और वही आवाज दोहराती है जो आत्मा की थी, 2 दिन बचे हैं अर्जुन, या तो तुम उसे छोड़ दो या फिर वो खुद तुमसे छीन ली जाएगी। फोन कट गया। रिया उसके पास आई। किसका फोन था? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने झूठ बोला, कोई गलत नंबर था। रिया का सपना, अतीत की झलक। अब रिया को एक सपना आता है जहाँ वो एक गाँव की लड़की होती है, साड़ी में, गहनों में, और सामने एक नौजवान है, ठीक अर्जुन जैसा चेहरा और पुराने समय की वेशभूषा में। वो दोनों शादी करने की बात करते हैं। तभी गांव के ठाकुर उनके रिश्ते के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। रिया की आंखों के सामने उसे जिंदा जला दिया जाता है और अर्जुन को फांसी दे दी जाती है। रिया चीख कर उठती है, अर्जुन, हम पहले भी एक साथ मरे थे, पिछला जन्म। दोनों अब समझने लगते हैं कि ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं है, बल्कि उन दोनों से जुड़ा एक अधूरा वादा है। अर्जुन धीरे धीरे कुर्बानी देने का मन बना चुका है। रिया उस पर शक करने लगती है, तुम कुछ छुपा रहे हो अर्जुन, कहीं मुझे छोड़ने की सोच तो नहीं रहे? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना जिंदा रह पाऊंगी? जब दोनों फिर से इंस्टीट्यूट लौटते हैं, एक नोट तहखाने के फर्श पर पड़ा मिलता है, रक्त से सींचो उस भूमि को जहाँ झूठ बोला गया था, और फिर मिलोगे उस आत्मा से, उसके सच्चे नाम से। दूसरे दिन का अंत। अर्जुन की तैयारी। रात को जब रिया सो रही होती है, अर्जुन चुपचाप अपना नाम रजिस्टर से कटवा देता है और अपने कमरे में एक चिट्ठी छोड़ देता है, रिया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो याद रखना, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैंने बस तुम्हें बचाने की कोशिश की है। अर्जुन अब अकेले आत्मा का सामना करने निकल पड़ता है। उसके पास है कालसूत्र, रिया की बहन की डायरी और एक इरादा, खुद को कुर्बान करने का। रात के ठीक 300 बजे कमरा 108 के उस लाल दरवाजे के सामने खड़ा होता है। वो दरवाजा खुलता है और आत्मा उसे कहती है, आज अगर तू मुझे खुद दे देगा तो मैं रिया को छोड़ दूंगी। अर्जुन की आंखें नम हैं। उसने कहा, बस एक वादा करो, उसे फिर कभी मत छूना। आत्मा ने सिर झुका लिया। जैसे ही अर्जुन आत्मा की तरफ बढ़ता है, पीछे से कोई चिल्लाता है, अर्जुन रुक जा। रिया वहां खड़ी थी। रिया की चीख ने सब कुछ थाम लिया। कमरा 108 की हवा थम गई, दीवारें शांत हो गईं और अर्जुन की आंखें, जो अब तक आत्मा की ओर बढ़ रही थीं, रिया की तरफ मुड़ गई। रिया, यहाँ क्यों आई? मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन रिया ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने अर्जुन की तरफ दौड़ते हुए कहा, तुम अकेले क्यों लड़ोगे? जब तुम और मैं दोनों उस आत्मा की कहानी का हिस्सा हैं, तो इस लड़ाई में मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। नैना, वो आत्मा जो अब तक धुंधली परछाई थी, अब एक जली हुई लड़की की शक्ल में सामने आई। उसका नाम था नैना। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम दोनों को लग रहा है ये सब एक हादसा है? नहीं, ये एक सजा है, तुम्हारे पिछले जन्म के झूठ का बदला। अर्जुन और रिया सन्न रह गए। नैना ने आगे बताया, 1905 में इस जगह पर एक गुरुकुल था और वहाँ मैं एक सेविका थी। तुम्हारे जैसा दिखने वाला शिक्षक मुझसे प्रेम करता था, लेकिन उसकी सगाई रिया जैसी एक अमीर लड़की से तय हो गई। उसने मुझसे वादा किया था शादी का, लेकिन मुझे गांव वालों के सामने काली चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया गया। तब से मेरी आत्मा यही इंतजार कर रही थी कि वो प्रेमी फिर लौटे और मैं उसके उस वादे का बदला ले सकूं। प्रेम की अग्नि परीक्षा नैना ने एक शर्त रखी, तुम दोनों को अगली अमावस्या की रात तक मुझे साबित करना होगा कि तुम्हारा प्रेम झूठ नहीं है, वरना या तो अर्जुन की आत्मा मुझे सौंप दो या रिया की देह। अर्जुन और रिया स्तब्ध खड़े थे। ये कोई आम भूत नहीं थी, ये प्यार में धोखा खाई आत्मा थी जो सिर्फ बदला नहीं, इंसाफ चाहती थी। रिया नैना के सामने खड़ी हुई,
और कहा, हम तुम्हें तुम्हारा न्याय देंगे, लेकिन एक शर्त पर, तू हमें हमारे अतीत की सच्चाई पूरी बताए। अगर हम ही दोषी हैं तू हमें ले जाना, लेकिन अगर हम निर्दोष हैं तू हमेशा के लिए चली जाएगी। नैना मुस्कुराई, तैयार हो जाओ, क्योंकि सच्चाई वही होती है जो आत्मा दिखाती है और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अर्जुन का रक्त संकेत नैना ने जमीन पर एक त्रिभुज खींचा और अर्जुन को कहा, अगर तुम सच में उसका प्रेमी हो तो अपने खून से उसका नाम इस चक्र में लिखो। और रिया को भी वैसा ही करना होगा। अर्जुन ने अपनी उंगली काटी, रिया लिखा, रिया ने भी लिखा। अर्जुन, त्रिभुज लाल हो गया, कमरे में जोरदार चमक हुई और दोनों बेसुध हो गए। जब अर्जुन और रिया होश में आए तो वो एक अजीब दुनिया में थे। एक बीच में सफेद धुंध, चारों ओर कोई नहीं, बस नैना की आवाज गूंज रही थी, तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो चुका है। अगले 3 दिन अगर तुम एक दूसरे पर शक कर बैठे तो तुम्हारा प्यार जलकर राख हो जाएगा। और एक घड़ी दिखाई दी जो 72 घंटे गिन रही थी। प्यार में विश्वास पहली सीढ़ी होती है, पर जब हर साया धोखा देने लगे तो उस सीढ़ी पर पैर रखना भी मौत को दावत देने जैसा हो जाता है। 72 घंटे की उल्टी गिनती शुरू। अर्जुन और रिया को अब उस वक्त की घड़ी से गुजरना है जहां हर मिनट उनके रिश्ते की परीक्षा लेगा। वे दोनों फिर से अपने कमरे में लौट आए हैं, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं था। कमरे में लगे आईने में उनकी परछाइयां हल्की हल्की धुंधली हो रही थीं, जैसे आत्मा उनके अस्तित्व से कुछ चुरा रही हो। रिया, अर्जुन, क्या तुम्हें भी लगता है कोई हमें देख रहा है? अर्जुन, हाँ, और शायद ये सिर्फ देख नहीं रही बल्कि सोच रही है कि हमें कैसे तोड़ा जाए। रिया जब अपने कमरे में अकेली होती है तो खिड़की से आती हवा में एक औरत की कराह सुनाई देती है। अचानक बिस्तर के नीचे से एक हाथ निकलता है और उसका पैर खींचने लगता है। रिया चिल्लाती है, अर्जुन बचाओ। अर्जुन दौड़ता है, पर जब वो पहुंचता है तो सब शांत हो चुका होता है। रिया कांपती है, किसी ने मुझे खींचा अर्जुन। वो कोई लड़की थी, उसका चेहरा जला हुआ था। अर्जुन उसे सीने से लगाता है, पर तभी रिया की आंखें एक तस्वीर पर टिक जाती हैं। ज्ञानदीप कोचिंग के संस्थापक की पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी, ठीक वैसी ही जैसी आत्मा की। दूसरे दिन की शुरुआत। शक की चिंगारी रिया सुबह अर्जुन को बात करते देखती है, किसी अजनबी आदमी से जो इंस्टीट्यूट के पीछे वाले हिस्से से आया था। रिया पूछती है, वो कौन था? अर्जुन थोड़ा झिझकते हुए, कोई पुराना चौकीदार आत्मा के बारे में जानकारी दे रहा था। रिया को अर्जुन पर थोड़ा शक होता है, पर वो कुछ नहीं कहती। आत्मा की आवाज फिर से गूंजती है, बस एक बार शक करना और तुम दोनों फिर कभी साथ नहीं हो पाओगे। राज खुलने लगता है। नैना कौन थी? अर्जुन और रिया को एक पुराना रजिस्टर मिलता है जिसमें छात्रों और कर्मचारियों की 1905 की लिस्ट थी। वहां पर लिखा होता है, नैना देवी पुस्तकालय सहायक, प्रेम संबंध घोटाले के आरोप में संस्थान से निकाला गया। 2 दिन बाद आग में मृत पाई गई। रिया और अर्जुन दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। अर्जुन, क्या ये वो आत्मा है? क्या हम ही उसके उस घोटाले के कारण थे? रिया को एक सपना आता है। रिया को दिखता है कि अर्जुन जैसे दिखने वाला युवक नैना को धोखा दे रहा है और उसके साथ किसी और लड़की की शादी तय कर रहा है। रिया उठकर चिल्लाती है, तुमने उसे धोखा दिया था अर्जुन, और आज वो बदला मुझसे ले रही है। अर्जुन हक्का बक्का रह जाता है। रिया, ये बस एक सपना था, मेरी बात पर भरोसा करो। क्या तुम सच में सोचती हो मैं वही हूँ जिसने उसे धोखा दिया? रिया चुप रह जाती है, लेकिन अब शक की दरार पहली बार उभरी थी। अब घड़ी में सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। आत्मा की गूंज हर जगह फैल रही है। पहला संदेह जन्म ले चुका है। अब देखो कैसे प्यार में पैदा होता है अंत। अर्जुन अकेले बाहर निकलता है और उसे दिखती है एक छोटी बच्ची जो वही गाना गा रही है जो नैना की फाइल में दर्ज था। झूठे प्यार की सजा है मौत। अर्जुन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर बच्ची धुआं बनकर उड़ जाती है। दरारें गहरी होती जा रही हैं। रिया चुपचाप अर्जुन का मोबाइल चेक करती है। उसे एक नंबर दिखता है जिसे अर्जुन ने ब्लॉक कर रखा है। नाम लिखा है नाइना। रिया की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि डर और शक है। हर मिनट की टक टक उनके रिश्ते को दीमक की तरह चाट रही है। रिया की बेचैनी अर्जुन पर उठने लगा है। शक रिया अब अर्जुन से सीधे सीधे सवाल करने लगी है। उसकी आंखों में अब प्रेम की जगह एक सवाल है। रिया, तुमने नैना को ब्लॉक क्यों किया? तुमने मुझे कभी उसका नाम क्यों नहीं बताया? अर्जुन गुस्से में, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि वो नंबर कहां से आया। जब से हम इस हॉस्टल में आए हैं कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। तुम मुझ पर शक करके क्या साबित करना चाहती हो? रिया धीरे से, बस एक सच। कमरे की दीवारों पर अब भी वो बच्चे की गूंज सुनाई दे रही थी। झूठ बोले वो ना बचे। कोचिंग सेंटर में एक नया राजा अर्जुन अगले दिन ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी जाता है जहां उसे मिलता है एक बहुत पुराना धूल भरा कमरा। उस कमरे की दीवारों पर जलने के निशान थे और बीचों बीच पड़ा था नैना का डायरी नुमा एक बक्सा। वो जैसे ही बक्सा खोलता है एक पुराना जला हुआ लव लेटर गिरता है। प्रिय नैना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस अमावस्या की रात हम भाग जाएंगे। अगर मैं ना आ सका तो समझ लेना कि मैं डर गया। तुम्हारा आर। अर्जुन चौंकता है। उस पत्र का आखिरी नाम अधूरा है पर आर से शुरू होता है। क्या ये मेरा कोई पिछला जन्म था? रिया अर्जुन की सच्चाई खोजने निकली है। वो उस पुराने चौकीदार से मिलती है जो अर्जुन से बात कर रहा था। चौकीदार, बिटिया तुम अर्जुन के साथ क्यों घूमती हो? क्या तुम जानती हो कि 1905 में जिस लड़के ने नैना को धोखा दिया था
उसका नाम भी अर्जुन ही था। रिया की रूह कांप जाती है। उसकी आंखों में वही सपना फिर से घूमने लगता है। एक युवक नैना को मंदिर में बुलाता है, फिर किसी और से शादी कर लेता है और गांव वाले नैना को डायन कहकर जिंदा जला देते हैं। अर्जुन जब वापस हॉस्टल आता है तो रिया उससे दूर दूर सी रहने लगती है। तभी अचानक बत्ती गुल हो जाती है, कमरे में हल्की सी रोशनी जलती है और आईने में सिर्फ अर्जुन की परछाई दिखाई देती है, पर आईने के पीछे खड़ी थी नैना की आत्मा। नैना, तुम्हारा सच अब सामने आएगा अर्जुन। रिया को मैं दिखा चुकी हूँ वो सब, अब वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अर्जुन भागकर रिया के कमरे में जाता है। रिया, मुझे सुनो, वो सब झूठ है, मैं वैसा कुछ नहीं कर सकता। रिया की आंखों में अब सिर्फ आंसू हैं और विश्वास नहीं। जब प्यार तकरार बन जाए अर्जुन बुरी तरह टूट जाता है। वो छत पर जाता है जहाँ नैना की आत्मा फिर दिखाई देती है। अब बस 24 घंटे बचे हैं अर्जुन, या तो तुम उसे खो दोगे या फिर उसे हमेशा के लिए पालोगे, पर एक शर्त पर, अगर रिया खुद अपने प्यार को साबित करे। विश्वास का टकराव। रिया अकेले बैठी होती है, उसके सामने 2 फोटो रखी होती हैं, अर्जुन की, अब की पुरानी जली हुई तस्वीर जिसमें वही चेहरा नैना के साथ। रिया के चेहरे पर अब भीड़ थी। क्या वो अर्जुन को माफ करेगी या आत्मा का खेल अब उससे भी निकल जाएगा? नैना की आत्मा ने रिया का दिल झकझोर दिया है। रिया बार बार उस जले हुए लव लेटर को पढ़ रही थी। अगर मैं न आ सका तो समझ लेना कि मैं डर गया। वो सोचती है, क्या वही डर आज अर्जुन के चेहरे पर भी है? क्या ये 2 जन्मों का रिश्ता है? तभी उसे याद आता है कुछ हफ्ते पहले जब अर्जुन ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था तो एक अजीब सी बिजली सी दौड़ी थी, जैसे कोई अधूरी कहानी फिर से शुरू हुई हो। हॉस्टल में खौफनाक वार, तीसरा स्टूडेंट भी गायब, कोचिंग सेंटर के ही एक और छात्र पार्थ के अचानक लाश मिलती है, छत के कोने में लटकी हुई और उसके होंठों पर खून से लिखा था झूठ की सजा मौत। सभी स्टूडेंट्स में दहशत फैल जाती है। प्रिंसिपल शशांक मिश्रा अब पुलिस को बुलाने की सोचते हैं और तभी उनकी मेज पर एक नोट मिलता है। पुलिस नहीं बल्कि वादा तोड़ने वाले को लाओ वरना बाकी भी मरेंगे। रिया एक रात अर्जुन का पीछा करते हुए ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर के उसी पुराने कमरे में पहुंचती है जहां उसने डायरी देखी थी, और वहां उसे एक पुराना मिरर दिखता है जिसमें अर्जुन की परछाई में एक और चेहरा बनता है, वही चेहरा जो 1905 की फोटो में नैना के साथ था। आत्मा, वो अर्जुन तुम ही हो, तुमने वादा तोड़ा था, तुम्हें मौत का मजा चखना होगा। रिया डर से कांपने लगती है। तभी अर्जुन उसे देख लेता है और उसे बाहर ले जाता है। रिया को सारी बातें बताता है, कैसे उसे लगातार अजीब सपने आते हैं, कैसे उसकी स्मृति में बार बार एक मंदिर, एक जली हुई लड़की और एक वादा दिखता है। अर्जुन, रिया, मुझे नहीं पता कि मैं ही वो था या नहीं, पर मैं आज तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर किसी को मरना है मैं पहले मरूंगा, पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। रिया की आंखें भर आती हैं, उसके दिल में एक पुरानी टीस जागती है, जैसे आत्मा उसे कुछ कह रही हो। अगर वो आज साथ दे तो उसका वादा पूरा समझना। अंतिम दृश्य, नैना का फैसला। रिया अर्जुन को पकड़ लेती है और कहती है, अगर तुझे मरना ही है मेरे साथ मर, पर अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तभी कमरा फिर से कांपने लगता है, आईना टूट जाता है और नैना की आत्मा प्रकट होती है, लाल आंखों में आंसुओं की ज्वाला। पर जब वो अर्जुन पर वार करने आती है, रिया उसके सामने खड़ी हो जाती है। अगर तू उसका अतीत है तो मैं उसका वर्तमान हूँ, अब तेरा बदला मेरी मोहब्बत से टकराएगा। नैना की आत्मा रुक जाती है, कुछ पल के लिए खामोशी, फिर उसकी आंखों में एक चमक। तो ठीक है रिया, अब तुम्हारा प्यार अगली परीक्षा देगा। अचानक रिया बेहोश हो जाती है और नैना की आत्मा गायब। रिया को होश आता है हॉस्टल के मेड रूम में। चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा, दीवारों पर लटके हुए देवी देवताओं के फोटो उल्टे हो गए थे। अर्जुन उसके पास बैठा था, आंखों में चिंता। रिया कमजोर आवाज में, क्या मैं मर गई थी? अर्जुन, नहीं, लेकिन मौत तुझे छूकर जरूर गई है। प्यार की पहली परीक्षा, मंदिर की पुकार। हॉस्टल के पुराने वार्डन मिश्रा जी अर्जुन को बुलाते हैं। मिश्रा जी, बेटा, अगर आत्मा को शांति देनी है तो तुम्हें वही वादा पूरा करना होगा जो उसने कभी किया था। तुम दोनों को आज रात उसी मंदिर जाना होगा जहां उसका प्यार टूटा था। मंदिर का नाम कालशिला मंदिर, जो कोटा शहर से बाहर गांव बुढ़पुरा की सीमा पर था, जहां 120 साल पहले नैना को जिंदा जला दिया गया था। हॉस्टल की दीवारों में कैद आत्मा की चेतावनी। रिया के सपने में फिर से नैना आती है। इस बार वो रो नहीं रही थी, वो गा रही थी। वादा जो टूटा था वो वादा अब पूरा हो। प्यार में जो जले थे अब प्यार से जले कोई और ना हो। रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वो डर नहीं रही, अब वो कुछ तय कर चुकी थी। अगर तू उसे माफ नहीं करेगी तो मैं तुझे अपने प्यार की ताकत दिखाऊंगी। मंदिर की ओर सफर। बुढ़पुरा की रात। अर्जुन और रिया हाथ में दिया लेकर रात 12 बजे बुढ़पुरा के वीराने में प्रवेश करते हैं। दूर दूर तक सन्नाटा। मंदिर की सीढ़ियां खून से रंगी हुई थीं। हर कदम पर जमीन से जैसे कोई आत्मा चीख रही थी। मंदिर के गर्भगृह में एक पुराना पीपल का पेड़, नीचे वही पत्थर जहां नैना की चिता जलाई गई थी। नैना की आत्मा का फिर प्रकट होना। अंतिम चेतावनी। तभी हवा तेज चलने लगती है, दिए बुझ जाते हैं और वो सामने प्रकट होती है। नैना साड़ी में लिपटी, आंखों से आग निकलती हुई। नैना, अब मैं फैसला सुनाऊंगी। अर्जुन, क्या तुम आज भी उस वादे को निभाओगे? अर्जुन आगे बढ़ता है और बिना डरे कहता है, हाँ, आज मैं तेरी चिता के आगे तेरी आत्मा को वचन देता हूँ। मैंने तुझे भले ना चाहा हो, पर आज मैं अपनी रिया से उतना ही सच्चा प्यार करता हूँ। अगर मेरी मोहब्बत झूठी हो तो तू मुझे यहीं जला दे। रिया भागकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। नहीं नैना,
अगर तू इसे मारेगी तो तेरा दर्द नहीं मिटेगा, पर अगर तू हमें माफ कर दे तो शायद तुझे सुकून मिल जाए। क्लाइमैक्स सीन, जब आत्मा ने छोड़ दी दुनिया, नैना की आंखों में आंसू थे। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, माफ किया, पर अगली बार कोई वादा न तोड़े। और फिर वो रोशनी की एक किरण बनकर पीपल के पेड़ में समा जाती है। पूरा मंदिर एकदम शांत, चारों तरफ हवा रुक जाती है। मंदिर की घंटी अपने आप बजती है। अर्जुन और रिया एक दूसरे को देखते हैं, डरे हुए पर अब सुरक्षित। रिया, अब शायद हम दो नहीं हैं, एक आत्मा हमारे प्यार की गवाह बन चुकी है। लेकिन कुछ बदला बदला सा था। रिया और अर्जुन मंदिर से लौटने के बाद सीधे हॉस्टल आते हैं। हर चीज पहले जैसी लगती है, लेकिन एक चीज अलग थी, नैना की डायरी गायब थी। अर्जुन, किसी ने इसे ले लिया है, पर क्यों? उसी वक्त हॉस्टल के चौकीदार रामदीन घबरा कर आता है। रामदीन साहब, छत पे किसी ने पूजा की है, काले धागे, नींबू और लाल सिंदूर बिखरे पड़े हैं, किसी और की आत्मा जाग चुकी है। रात 2 बजे हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे में एक लड़की की परछाई रिकॉर्ड हुई थी। ना वो रिया थी, ना नैना, बल्कि कोई तीसरी आत्मा। रिया धीरे से, कहीं ये किसी और लड़की की आत्मा तो नहीं जिसे कभी न्याय नहीं मिला? अब कोचिंग सेंटर का नाम फिर से चर्चा में आ गया, ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर, जहां अब तक 3 मौतें हो चुकी थीं और एक आत्मा को मुक्ति मिली थी, पर शायद एक और आत्मा अब जाग चुकी थी। नई डायरी, पुरानी यादें खुलने लगी। रिया को अर्जुन की किताबों के बीच एक पुरानी डायरी मिलती है। उस पर नाम था कविता शर्मा, 2000 बैच। जब रिया ने पढ़ना शुरू किया तो उसकी रूह कांप उठी। मेरे साथ भी वही हुआ जो नैना के साथ हुआ। एक वादा टूटा और मैं खुद को जिंदा जलाने चली गई। पर ये कोचिंग सेंटर, ये तो कब से शापित है। 120 साल पुराना इतिहास। रिया और अर्जुन मिलकर कोचिंग के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हैं। वो पाते हैं कि हर 20 साल में एक लड़की आत्महत्या करती है। हर आत्मा का संबंध एक झूठे वादे से होता है। हर बार आत्मा मंदिर में चलती है और वापसी यहीं होती है, ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में। अब रिया को यकीन हो जाता है, नैना अकेली नहीं थी। ये कोचिंग सेंटर एक श्रापित चक्रव्यूह है जो प्यार को निगल जाता है। इस बार और भी खतरनाक। रिया जैसे ही अर्जुन को बताने जाती है, उसे अर्जुन की आंखें अजीब लगती हैं। वो कांप उठती है। अर्जुन का चेहरा कुछ पल के लिए बदल जाता है। रिया धीरे से, अर्जुन क्या तुम ठीक हो? अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता है और कहता है, अब मेरा नाम अर्जुन नहीं, वो नाम है जो तुम सुन नहीं पाओगी। रिया अर्जुन से दूर हटती है। उसकी आंखों में डर है, मगर दिल में अब भी एक उम्मीद। रिया धीरे से, अर्जुन अगर तू कहीं अंदर है तो मुझे इशारा कर। पर अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस अपनी आंखें बंद करता है और अगले ही पल जमीन पर गिर पड़ता है। रिया चीखती है, अर्जुन! लेकिन जो जमीन पर गिरा है वो अब धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। रिया उसे हॉस्टल के मेड रूम तक लाती है। वो डॉक्टर को बुलाने जाती है, लेकिन तभी अर्जुन की आंखें फिर से खुलती हैं। वो उठता है, आईने के सामने जाता है और बुदबुदाता है, 20 साल पहले मेरी कहानी भी वहीं से शुरू हुई थी और अब मैं पूरी करूंगा। वो खुद को देखता है और कहता है, अब अर्जुन नहीं, सिर्फ विक्रम है। इसी बीच कोचिंग के डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश त्रिपाठी आते हैं। उन्हें देखकर अर्जुन, अब विक्रम, मुस्कुराता है। विक्रम, 20 साल पहले तुमने जो किया वो अब मैं सबको दिखाऊंगा। रिया चौंक जाती है। रिया, सर ये अर्जुन नहीं लग रहा, ये कोई और है, कोई और आत्मा है इसके अंदर। तो त्रिपाठी, तुम सही कह रही हो, 20 साल पहले विक्रम नाम का लड़का इसी सेंटर का छात्र था। वो भी टॉप करना चाहता था, लेकिन प्यार में हार गया और आत्महत्या कर ली। त्रिपाठी धीरे धीरे बताते हैं, विक्रम और कविता शर्मा का रिश्ता, वही रिश्ता जो 2001 में टूटा था। वो तुम दोनों की तरह एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कविता ने किसी और से सगाई कर ली और विक्रम ने खुद को हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली। रिया कांप उठती है। तो मतलब कविता की आत्मा भी यही है? त्रिपाठी, और शायद वो आज भी उसे तलाश रही है। और विक्रम अब अर्जुन के शरीर में आ चुका है, शायद कविता को खोजने या बदला लेने। रिया की उलझन, अर्जुन को कैसे बचाया जाए? रिया अब 2 चक्की के बीच पिस रही है। वो अर्जुन से प्यार करती है, लेकिन अर्जुन के शरीर में कोई और आत्मा है। उसे याद आता है, मंदिर के पुजारी ने कहा था, अगर आत्मा शरीर में समा जाए तो वो सिर्फ सच्चा प्यार ही निकाल सकता है। रिया तय करती है, वो अर्जुन को वापस लाकर ही रहेगी। जब अर्जुन ने खुद को नुकसान पहुंचाया, रिया जब रात को अर्जुन से मिलने जाती है तो देखती है अर्जुन अब विक्रम अपने ही हाथ पर किसी का नाम चाकू से काट रहा है। कविता, कविता तूने धोखा दिया। रिया दौड़ती है और उसका हाथ पकड़ती है। बस करो अर्जुन, मैं कविता नहीं हूँ। लेकिन विक्रम की आंखों में आग है। वो चीखता है, तू ही है, तू ही वो है जिसने मुझे मारा था। आत्मा से आत्मा की टक्कर शुरू। तभी अचानक कमरे में तेज हवा चलती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और रिया के सामने प्रकट होती है कविता की आत्मा। कविता, विक्रम मैंने तुझे माफ किया, लेकिन अब तू किसी और को मत जला। विक्रम कांपने लगता है। रिया उसके पास जाती है और कहती है, तू सच्चा प्यार था, पर अब तेरा वक्त पूरा हुआ। विक्रम चुप हो जाता है। धीरे धीरे अर्जुन के शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, लेकिन जाते जाते विक्रम कहता है, मैं तो चला गया, पर अगली आत्मा के आने तक। अगली सुबह है 15 बजे, माहौल कोहरे से ढकी सड़कें, मंदिर की घंटियों की हल्की आवाजें। रिया का डर, क्या सच में आत्मा चली गई? रिया अर्जुन के पास बैठी थी। अर्जुन अब भी बेसुध था,
उसका शरीर अब शांत था, मगर रिया के मन में तूफान था। रिया सोचते हुए, वो आत्मा तो चली गई, पर अर्जुन अब भी क्यों नहीं जाग रहा? वो धीरे धीरे अर्जुन का माथा सहलाती है। अर्जुन की उंगलियां थोड़ी हिली, रिया की आंखों में चमक आ गई, लेकिन कुछ अधूरा सा अर्जुन धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसकी नजर सीधे रिया पर जाती है। अर्जुन धीरे से, रिया तुम ठीक हो? रिया उसकी बात सुनकर रो पड़ती है। तुम वापस आ गए? अर्जुन थोड़ा असमंजस में था। क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं, बस कुछ बुरे सपने। रिया जानती थी अब उसे सब कुछ नहीं बताना चाहिए, कम से कम अभी नहीं। प्रोफेसर त्रिपाठी की चेतावनी, शाप अब भी जिंदा है। रिया अगले दिन प्रो त्रिपाठी से मिलती है। रिया, सर विक्रम की आत्मा चली गई, अब अर्जुन ठीक है। प्रो त्रिपाठी गंभीर स्वर में, रिया विक्रम की आत्मा तो गई है, लेकिन कोचिंग सेंटर का शाप अब भी जिंदा है। 20 साल में 5 छात्रों की आत्महत्या, और सबका कनेक्शन इसी कोचिंग सेंटर से था। इसका मतलब ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं है। प्रोफेसर त्रिपाठी एक पुरानी फाइल निकालते हैं। उसमें अर्जुन, विक्रम और 3 और स्टूडेंट्स की फोटोज थी जिन्होंने आत्महत्या की थी, और सबकी एक चीज कॉमन थी, कमरा नंबर 313 ज्ञानदीप हॉस्टल का वही कमरा जहां अर्जुन रह रहा था। रिया अब इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करती है। वो स्थानीय पुजारी से मिलती है जो 30 साल से शहर में है। पुजारी जी, बेटा, जहां अब ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर है, वहां पहले एक संस्कृत पाठशाला थी जहां एक गुरुजी को जिंदा जला दिया गया था क्योंकि उन्होंने सच्चाई के खिलाफ आवाजें उठाई थी। मरते वक्त उन्होंने शाप दिया था, यहाँ पढ़ाई अब सिर्फ रुलाएगी, सफलता नहीं देगी। यहाँ आने वाला हर मासूम किसी न किसी रूप में जलाया जाएगा। अर्जुन के सपने। रात को अर्जुन फिर डरावने सपने देखने लगा। कमरा 313, एक जली हुई लाश और एक छाया जो कह रही थी, अब तू मेरा वारिस है। अर्जुन उठकर चिल्ला पड़ा, रिया कोई है इस कमरे में? रिया दौड़ कर आती है। कमरे में अंधेरा है, खिड़कियां अपने आप बंद हो चुकी हैं और अर्जुन के हाथ पर जलने के निशान। क्लाइमैक्स, क्या अर्जुन अब उस शाप का हिस्सा बन गया है? प्रो त्रिपाठी फोन पर रिया से कहते हैं, अगर अर्जुन को अब भी सपने आ रहे हैं तो इसका मतलब है शाप उस तक पहुंच गया है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता सिवाय उसके सच्चे प्यार के बलिदान से। रिया की दुविधा, क्या उसे अर्जुन को बचाने के लिए खुद को खोना होगा? रिया खामोश हो जाती है। अगर मेरी जान देने से अर्जुन बच सकता है तो क्या मुझे? बिजली बार बार गुल हो रही है, बाहर बारिश और हॉस्टल की सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट। अर्जुन में कोई बदलाव आ रहा है। रिया नींद में थी जब अर्जुन कमरे से बाहर निकला। उसकी चाल बदली हुई थी, आंखें गहरी, सुर्ख और बेजान लग रही थी, जैसे किसी और के बस में हो। वो सीधा कोचिंग सेंटर के बंद क्लासरूम की तरफ जा रहा था जहां कई साल पहले एक छात्र ने आत्महत्या की थी। सीसीटीवी में दिखा, अर्जुन ने खुद दरवाजा खोला, जबकि वो कमरा पिछले 6 साल से लॉक था। प्रोफेसर त्रिपाठी को आता है फोन, वो अब अर्जुन नहीं रहा। अगली सुबह रिया परेशान होकर प्रो त्रिपाठी को कॉल करती है। रिया, सर अर्जुन रात को खुद उठकर क्लासरूम चला गया था, सुबह उसके कपड़ों पर राख थी। त्रिपाठी, रिया अब समय बहुत कम है, अर्जुन अब विक्रम नहीं है, वो गुरुजी के शाप का अगला वारिस बन रहा है। धीरे धीरे उसकी आत्मा पर कब्जा हो रहा है। अगर अगले 3 दिनों में उसे नहीं रोका गया तो वो पूरी कोचिंग पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। हॉस्टल की लाइब्रेरी के सबसे पुराने रैक में रिया को एक फटी पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, इस जमीन पर जिसने भी सच्चे इरादे से पढ़ाया उसे मौत मिली, और जिसने झूठ फैलाया वो जिंदा रहा मगर जलता रहा। हर 100 साल में शाप को एक नया चेहरा चाहिए, एक मासूम, ईमानदार, पीड़ित, और इस बार अर्जुन चुना गया है। अर्जुन की हालत बिगड़ती है, उसकी आंखों में दिखता है कोई और। अर्जुन अब दिन में भी खामोश हो गया है, उसकी आवाज भारी और अलग हो गई है। एक रात वो रिया से कहता है, तू भाग जा वरना तू भी जल जाएगी, जैसे वो सब जले थे। रिया डर जाती है। अर्जुन का हाथ उसके गले तक पहुंचता है, लेकिन अगले ही पल उसे होश आता है और वो खुद को दीवार से मारने लगता है। रिया रोती है, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी। शहर की खबर, ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आत्माओं की हलचल। लोकल अखबार में हेडलाइन छपती है, ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में फिर दिखी रहस्यमयी परछाई। एक छात्र ने दावा किया, रात को क्लास में किसी ने मुझे घसीटकर अंदर बंद कर दिया। लोग डरने लगे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने कोचिंग छोड़ दी। पुलिस भी कुछ समझ नहीं पा रही, और इस सब के बीच अर्जुन और रिया अकेले हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी का आखिरी उपाय, वेद विद्या और प्रेम का संगम। त्रिपाठी सर, रिया अगर तुम अर्जुन को बचाना चाहती हो तो तुम्हें खुद उस जगह जाना होगा जहां से ये शाप शुरू हुआ था, और तुम्हारे प्रेम का बलिदान ही उसे छुड़ा सकता है। लेकिन याद रखना, अगर तुम एक बार उस अग्नि में गई तो लौटने की कोई गारंटी नहीं। रिया का निर्णय, मैं डरूंगी नहीं, अर्जुन मेरी जान है। रिया, अगर मेरा प्यार सच्चा है कोई भी शाप मेरे अर्जुन को छू नहीं सकता। वो अब तय कर चुकी है, वो उस जले हुए संस्कृत पाठशाला के खंडहर में जाएगी जहां से ये शाप शुरू हुआ था। रिया की जिद, प्यार की परीक्षा। सुबह 4 बजे रिया ने एक छोटी सी पोटली बांधी जिसमें था अर्जुन की तस्वीर, एक लाल धागा, त्रिपाठी सर द्वारा दिया गया वेद मंत्र और उसकी माँ का दिया हुआ ताबीज। रिया ने कहा, अगर मेरा अर्जुन मेरे लिए बना है तो मैं मौत से भी लड़ जाऊंगी। वो अकेले ही निकल पड़ी उस वीरान भूतिया रास्ते पर। गांव वालों की चेतावनी, उस जगह मत जाना बेटा। जब रिया पिपलिया गांव पहुंची
वहाँ के बुजुर्गों ने उसे टोका। गांव का बुजुर्ग, बेटा इधर तो आज भी रात में रोने की आवाजें आती हैं। वहाँ जाने वाला या तो लौटता नहीं या उसका दिमाग लौटता नहीं। रिया, अगर मैं ना गई तो अर्जुन कभी वापस नहीं आएगा और मैं बिना उसे लिए लौट नहीं सकती। जैसे ही खंडहर की टूटी हुई सीढ़ियों पर चढ़ी, चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी, जैसे किसी ने उसके कदमों का इंतजार किया हो। उसके कानों में गूंजा, तू भी जल जाएगी, तू भी भस्म हो जाएगी, जैसे बाकी सब। लेकिन रिया रुकी नहीं। गुरुकुल का रहस्य, शापित वेद का कमरा, खंडहर के भीतर एक काला कमरा था। दीवारों पर राख और फर्श पर अधजले संस्कृत श्लोक। वहीं एक पत्थर पर खुदा था, ज्ञान जो स्वार्थ से पढ़ाया जाए वो अग्नि बन जाता है और जो प्रेम से पढ़ाया जाए वो अमृत हो जाता है। रिया समझ गई, अर्जुन को बचाने का तरीका सिर्फ प्रेम और आत्म बलिदान है। मंत्र जाप और भूतों का तांडव। रिया ने त्रिपाठी सर द्वारा दिए गए मंत्र का जाप शुरू किया। चारों ओर हवाएं तेज होने लगीं, खंडहर की दीवारें कांपने लगीं और धुएं में कई जली हुई आत्माएं आकार लेने लगी। एक आत्मा बोली, तू उसे क्यों बचाना चाहती है? जब सबने उसे छोड़ दिया तू क्यों आई? रिया, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है और वो अब अकेला नहीं है। अंदर चल रही दो शक्तियों की लड़ाई दूर ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में अर्जुन बेसुध पड़ा था। उसके शरीर में दो आत्माएं टकरा रही थीं, एक उसका असली रूप और दूसरी शापित गुरु आत्मा जो अब उसमें समा चुकी थी। अर्जुन के अंदर की आवाज, रिया वापस चली जा, मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन उसी पल खंडहर में रिया की आवाज गूंजी, अर्जुन मैं तुझे तेरी सच्चाई दिलाने आई हूँ। और आग की लपटों में रिया का समर्पण। रिया ने आंखें बंद कर अंतिम मंत्र बोला, ए ओम अग्निदेवाय नमः। मेरा शरीर नहीं, मेरा प्रेम समर्पित है। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो अर्जुन को जीवन मिले और शाप नष्ट हो जाए। चारों ओर आग की लपटें उठी, रिया के चारों ओर आत्माएं चिल्लाईं और एक पल को पूरा गुरुकुल ध्वस्त हो गया। अर्जुन की धड़कनें वापस आईं उसी क्षण। अर्जुन की आंखें खुली, उसके शरीर से धुआं निकला और एक काली परछाई कमरे की खिड़की से निकलकर उड़ गई। वो जोर से चीखा, रिया, रिया जिंदा है या? गांव वाले खंडहर की ओर दौड़े। धूल और राख के बीच एक बेहोश लड़की मिली, हाथ में अर्जुन की फोटो और होठों पर एक मुस्कान। रिया जिंदा थी। रिया और अर्जुन दोनों अब जिंदा थे। कुछ तो बदल चुका था। गांव वालों की मदद से दोनों को शहर लाया गया। अर्जुन के माता पिता जो पहले उसे अकेला छोड़ गए थे, अब अस्पताल में रोते हुए उसका हाथ थामे खड़े थे। माँ, बेटा माफ कर दे, हमें लगा तू हार गया था। अर्जुन धीरे से मुस्कुराते हुए, कभी कभी इंसान हार कर ही जीतता है माँ। रिया की आंखों में छिपा दर्द। रिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें वो अब उतनी चमकदार नहीं थी, जैसे उसने कुछ खो दिया हो, कुछ अमूल्य। डॉक्टर, शारीरिक रूप से वो ठीक है, लेकिन मानसिक आघात से वो शायद कभी उबर ना पाए। अर्जुन अपने आप से सोचता है, ये सब मेरे लिए किया रिया ने, लेकिन अब मैं हर कीमत पर उससे वो खुशी लौटाऊंगा। जब अर्जुन फिर से ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर लौटा तो सबने उसका स्वागत किया, लेकिन कुछ तो अलग था। क्लासरूम की लाइटें अपने आप झपक रही थीं, बेंचों पर पड़ी किताबें बिना हवा के उड़ रही थी। नीरज, दोस्त, भाई लगता है वो चीज अभी भी यही है। कावेरी की एंट्री। एक दिन कोचिंग सेंटर में एक नई लड़की दाखिल हुई, नाम कावेरी चौहान, शहर छत्तीसगढ़। चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में कोई पुराना दर्द। अर्जुन पहली नजर में देखते हुए, कहीं देखा है इसे, लेकिन कहाँ? कावेरी, क्या आप अर्जुन हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। रिया उस वक्त पास खड़ी थी और कावेरी की आंखें देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। रिया की रात की चीखें, वो फिर से लौट आया। रिया अब हर रात डरावने सपने देखने लगी थी। रिया नींद में बड़बड़ाती, वो खंडहर, वो मंत्र, फिर से आग में जल रहे लोग। अर्जुन उसे बार बार समझाता, लेकिन एक रात रिया की आंखें खुद ही काली पड़ गईं और उसने अर्जुन की गर्दन पकड़ ली। रिया किसी और आवाज में, अर्जुन तूने मुझे मिटा दिया, लेकिन मैं अब कावेरी के रूप में लौट आया हूँ। शहर में बढ़ते हादसे और पुराने चेहरों की वापसी। उसी दौरान कोचिंग सेंटर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। एक छात्र लापता हो गया, दूसरे की आंखों में रात में आग दिखी और किसी ने देखा कि त्रिपाठी सर की पुरानी आत्मा छत पर घूम रही है। अर्जुन सिहरते हुए, इस बार खेल और बड़ा है और अगर मैं चूका तो सिर्फ मैं नहीं, पूरा कोटा इसकी चपेट में आ जाएगा। एपिसोड का क्लाइमैक्स। एक पुराना वीडियो टेप। अर्जुन को रिया की पुरानी चीजों में एक VHS टेप मिला जिस पर लिखा था, असली शाप की शुरुआत सिर्फ देखने वाले के लिए। जैसे ही उसने वीडियो चलाया, टीवी की स्क्रीन पर एक लड़की आग में जल रही थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कावेरी थी। अर्जुन जैसे ही टेप चलाता है, स्क्रीन पर एक 16 साल पुरानी फुटेज चलने लगती है। वीडियो में दिखता है एक संस्कृत गुरुकुल, हवन कुंड और एक छोटी बच्ची जो अग्नि में डाली जा रही है। एक पुरुष की आवाज आती है, यह बालिका जन्म ही अपवित्र है, इसे देवों के नाम पर बलिदान करना ही शुद्धि है। वो छोटी बच्ची जिसका चेहरा राख से ढका है, अचानक कैमरे की ओर देखती है और वही चेहरा कावेरी का होता है। रिया की हालत और भी बिगड़ने लगती है। रिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है, उसकी आंखें गाढ़ी काली पड़ चुकी हैं। वो दिन में सोती है और रात में छत पर चलती है। नीरज, भाई ये अब रिया नहीं है, ये कुछ और है।
और मेरा दिल कहता है कि इसका ताल्लुक उसी टेप वाली कावेरी से है। अर्जुन को भी अब शक होने लगा था, क्या रिया के अंदर कावेरी की आत्मा घुस चुकी है? पुराना पंडित जो जानता है सब कुछ। अर्जुन और नीरज अब पिपलिया गांव के उस पुराने पंडित के पास जाते हैं जिसने पहले रिया को खंडहर में देखा था। पंडित, वो जो जल गई थी वो आज भी अधूरी है, उसका बदला पूरा नहीं हुआ और उसने रिया को सिर्फ एक जरिया बनाया है। असली निशाना तुम हो अर्जुन। अर्जुन, लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? पंडित, धीरे से। तुम उस गुरुकुल के आचार्य के वंशज हो जिसने कावेरी को अग्नि में झोंका था। ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाला एक और छात्र राहुल एक रात हॉस्टल की छत से नीचे गिर जाता है। पुलिस इसे आत्महत्या बताती है, लेकिन उसके सीने पर जली हुई राख से बना वही चिन्ह पाया जाता है, AUM भस्माय नमः। नीरज, ये वही मंत्र है जो रिया रात को बड़बड़ाती थी। अर्जुन कपकपाते हुए, अब बात साफ, रिया में कावेरी समा चुकी है और उसका अगला शिकार मैं हूँ, रिया बनाम अर्जुन। पहली टक्कर। अर्जुन अब रिया से सीधे सवाल करता है, अर्जुन, रिया या जो भी तू है सामने आ। रिया अचानक कमरे के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें अब काली नहीं, पूरी तरह लाल हो चुकी हैं। रिया गूंजती आवाज में, तूने मेरी हड्डियां राख कर दी थी अर्जुन, अब मैं तुझे ही जलते देखना चाहती हूँ। लेकिन एक चमत्कार, अर्जुन की माला रिया अर्जुन की ओर लपकती है, लेकिन अर्जुन के गले में पड़ी संध्या देवी की माला चमकने लगती है। एक तेज प्रकाश रिया को पीछे ढकेल देता है, वो जमीन पर गिरती है और कुछ सेकंड्स के लिए होश में आ जाती है। रिया कमजोर आवाज में, बचाओ मुझे। अर्जुन, वो मुझसे सब कुछ ले रही है, एक मंदिर, एक काली मूर्ति और एक आवाज। अगर उसे बचाना है तो उसे वहीं ले जाना होगा जहां उसका जन्म हुआ था और वहीं उसका अंत भी। वो जगह थी दंतेवाड़ा। तैयार हो जाओ। अर्जुन अब एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहता था। रिया की हालत तेजी से बिगड़ रही थी, कभी वह अर्जुन को पहचानती, कभी खून मांगती। नीरज भाई, दंतेवाड़ा कोई मामूली जगह नहीं है, वहां दिन में भी अंधेरा रहता है। अर्जुन, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर उसे बचाना है तो मुझे वहीं जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। अर्जुन, रिया और नीरज ट्रेन से जगदलपुर और फिर गाड़ी से दंतेवाड़ा पहुंचते हैं। जैसे ही वो शहर की सीमा में प्रवेश करते हैं, हवा में एक अजीब सन्नाटा भर जाता है। श्रापित मंदिर जहां पांव रखना भी मना है। गांव के लोगों ने उन्हें मंदिर का रास्ता दिखाने से इनकार कर दिया। गांव का बुजुर्ग, वहां जाने वाला लौट कर नहीं आता, वहां आत्माएं निर्णय सुनाती हैं। पर अर्जुन नहीं रुका। घने जंगलों से होकर टूटी पगडंडियों पर चलते हुए वे उस मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर के भीतर आत्माओं की अदालत। मंदिर जर्जर था, मगर उसकी दीवारों पर हजारों चेहरों की आकृतियां उकेरी गई थीं, जैसे आत्माओं ने अपने निशान छोड़े हों। रिया अचानक जोर से चीखती है, मैं आ गई हूँ, अब अपना हिसाब पूरा कर। उसका शरीर हवा में उठने लगता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती हैं। अर्जुन और नीरज दीवार से चिपक जाते हैं। मंदिर की मूर्ति से एक गूंजती आवाज आती है, कावेरी, तेरा न्याय अधूरा नहीं रहा, पर अब तुझे यह तय करना है, तुझे प्रतिशोध चाहिए या मोक्ष। रिया के शरीर से अचानक एक धुआं बाहर निकलता है और उसमें कावेरी का रूप बनता है। कावेरी का चेहरा अब उतना डरावना नहीं रहा, बल्कि अब उसमें एक अजीब सी शांति है। कावेरी, जिसने मुझे जलाया वो अब इस संसार में नहीं, पर अर्जुन, तू उस खून की रेखा में पैदा हुआ और तूने उसे मिटाने की हिम्मत दिखाई। अर्जुन, अगर मेरी जान लेकर तुम्हें शांति मिलती है, लो, मैं तैयार हूँ। कावेरी कुछ पल चुप रहती है और फिर मुस्कुरा देती है। कावेरी, नहीं अर्जुन, तुझमें वही इंसान बसता है जिसने मुझे रोशनी दिखाई, इसलिए तुझे जीवन देना ही मेरा मुक्ति का मार्ग है। खुद मंदिर की अग्निकुंड में प्रवेश कर जाती है। एक प्रकाश की लहर मंदिर में फैल जाती है और हर ओर उजाला छा जाता है। रिया जमीन पर गिरती है, लेकिन अब होश में है। उसकी आंखें पहले जैसी मासूम और पहचानने वाली। रिया धीरे से, अर्जुन उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अर्जुन, तू वापस आ गई। नीरज की डायरी से अंतिम पंक्तियां। कोटा लौटते वक्त सब कुछ वैसा ही था, लेकिन हम तीनों अब पहले जैसे नहीं रहे। उस मंदिर में हम कुछ छोड़ आए थे, दर्द और शायद एक टुकड़ा अपनी आत्मा का भी, लेकिन जो मिला वो था प्यार, मोक्ष और एक नई शुरुआत। दंतेवाड़ा के मंदिर में जो घटा उसने सबकी आत्मा झकझोर दी थी। रिया अब होश में थी, लेकिन वो कुछ भी याद नहीं रख पा रही थी। रिया, हम दंतेवाड़ा क्यों गए थे? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और की जिंदगी जी रही थी? अर्जुन रिया को कुछ नहीं बताता। उसने तय कर लिया था, अब वो रिया को उस डरावने अतीत से दूर रखेगा। कोटा का ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर फिर से चालू। तीनों जब वापस कोटा पहुंचे तो लगा मानो जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। कोचिंग सेंटर फिर से खुल चुका था, स्टूडेंट्स आ जा रहे थे, क्लासेस चालू थीं, लेकिन अर्जुन की नजरें अब हर परछाई पर टिकी रहती। वो जानता था कुछ था जो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। रिया के सपने जो हकीकत बनने लगे। कोटा लौटने के कुछ ही दिनों बाद रिया को हर रात एक ही सपना आने लगा। वो खुद को एक जलते हुए कमरे में देखती, जहां कोई उसे बार बार कावेरी कहकर पुकारता। रिया चौंकते हुए, अर्जुन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मेरे अंदर कुछ छोड़ गया है? अर्जुन झूठ बोलते हुए, शायद सिर्फ थकावट है, बहुत कुछ सहा है तुमने। पर नीरज जानता था कि ये सपने सिर्फ थकावट नहीं थे। रिया के अंदर अब भी कावेरी का कोई अंश बाकी था। अर्जुन कोचिंग सेंटर के पुराने स्टडी हॉल में अपनी किताबें लेने जाता है। अंदर अंधेरा है। वो जैसे ही टॉर्च जलाता है, एक चेहरा अचानक उसकी ओर झपटता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। टॉर्च की रोशनी में बस एक पुराना शीशा दिखता है
जिसमें उसका चेहरा उसके पीछे किसी और की परछाई के साथ दिखता है। अर्जुन कांपते हुए, क्या क्या कावेरी वापस आ गई है? रिया का अजीब व्यवहार। रिया कभी कभी पुरानी संस्कृति में बड़बड़ाने लगती है। उसका मूड तेजी से बदलता है, कभी बहुत हंसमुख तो कभी बिल्कुल खामोश और स्याह। एक दिन वो अर्जुन से कहती है, रिया अगर मैं फिर से वो बन गई तो तुम क्या करोगे? अर्जुन संकोच से, तुम कभी वो नहीं बनोगी, मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन अर्जुन जानता था, उसने जो समझा वो अंत था, शायद सिर्फ एक विराम था। नीरज को मिलता है एक नया क्लू। नीरज जो अब हर बात नोट करता है। उसे ज्ञानदीप कोचिंग के पुराने रिकॉर्ड्स में एक चौंकाने वाली बात मिलती है। 16 साल पहले इस सेंटर का नाम कावेरी आश्रम था, जहां साधु सन्यासी बच्चों को तपस्या सिखाते थे। नीरज धीरे से, मतलब ये जगह सिर्फ कोचिंग सेंटर नहीं, ये वही भूमि है जहां कावेरी को जिंदा जलाया गया था। और खौफ रिया की आंखों में वो नहीं जो दिखता है। अर्जुन उस फोटो को देखता रहा जो कभी राख हो चुकी थी। अब वही तस्वीर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो खेल फिर से शुरू हुआ है। रिया अब अजीब तरीके से बात करने लगी थी। उसकी आवाज में कभी कोमलता होती, कभी एक अजीब कड़वाहट और आदेश। रिया धीरे धीरे, आंखों में अजीब चमक। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो अर्जुन, चाहे मैं कोई भी बन जाऊं? अर्जुन चौंका। उसकी आंखों में अब वही पुरानी कावेरी की आग झलक रही थी। कावेरी आश्रम पर और रिसर्च में उसे एक पुराना सन्यासी मिला जिसने चौंकाने वाली बात बताई। सन्यासी कावेरी कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक तांत्रिक देवी बनने की प्रक्रिया में थी। उसे रोक दिया गया, अधूरी शक्ति ने उसे और खतरनाक बना दिया। नीरज, तो क्या वो अब किसी शरीर के जरिए पूरा बनना चाहती है? सन्यासी, हाँ, और अगर वो इस बार पूरा बन गई तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। रिया का खुद पर नियंत्रण खोना, रिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। कभी कभी वो आधी रात को उठकर दीवारों पर कुछ लिखती, संस्कृत के मंत्र जो सामान्य इंसान नहीं समझ सकते। एक रात अर्जुन ने देखा, रिया ने अपने कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, पुनर्जन्म नहीं, पूर्णता चाहिए। अर्जुन अब डरने लगा था। क्या वो लड़की जिसे उसने चाहा अब धीरे धीरे उस राक्षसी आत्मा की कैद में जा रही है? एक स्टूडेंट को क्लास के बीच में फिट्स आए। एक लड़की ने कहा कि उसने रिया को छत पर हवा में तैरते देखा। सीसीटीवी में एक अजीब धुंधली छाया दिखने लगी। नीरज अब पूरे केस को डॉक्यूमेंट करने लगा। नीरज, अगर हम इसे रोके नहीं तो सिर्फ कोटा नहीं, पूरी जगह इसकी चपेट में आ जाएगी। रिया, अब दो आत्माओं के बीच। रिया कभी कभी खुद को शीशे में देखती और कहती, कौन हूं मैं, रिया या कावेरी, या फिर मैं अब दोनों नहीं रही। उसका शरीर रिया का था, लेकिन उसकी आत्मा अब हर दिन बदल रही थी। एपिसोड का क्लाइमैक्स, खून की बारिश। एक रात पूरे कोचिंग सेंटर की छत से लाल पानी टपकने लगा। हर स्टूडेंट डर के मारे भाग गया। अर्जुन और नीरज ने रिया को देखा, वो छत पर खड़ी थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने एक हाथ हवा में उठाया और कहा, अब समय आ गया है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। रिया को जब अर्जुन और नीरज ने छत पर देखा, वो जमीन पर खून से बनी एक रहस्यमयी यंत्र तांत्रिक मंडल के बीच खड़ी थी। उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे, उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। अधूरी शक्ति पूर्णता मांगती है, आग से जलाया गया जो अब लहू से लौटेगा। अर्जुन का दिल कांप गया। यह अब सिर्फ उसकी प्रेमिका रिया नहीं थी, यह अब कावेरी का पुनर्जागरण था। नीरज की खोज। नीरज ने कोचिंग सेंटर के पुराने नक्शे में एक रहस्यमय जगह देखी, एक पुराना बेसमेंट जो अब तक बंद था। वो अर्जुन को लेकर वहां गया। बेसमेंट के दरवाजे पर तांत्रिक चिन्ह बने थे, जैसे कोई आत्मा को वहां कैद किया गया हो। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर एक पुराना हवन कुंड, राख और रिया की जैसी शक्ल वाली एक पुरानी पेंटिंग। नीरज, अर्जुन, ये रिया नहीं है, ये शरीर रिया का हो सकता है, लेकिन आत्मा ये वही है जो यहाँ जलाई गई थी। रिया का चौंकाने वाला बदला हुआ व्यवहार। नीचे आने के बाद रिया अपने कमरे में बंद हो गई। रात के ठीक 12 बजे उसने अर्जुन को खुद बुलाया। कमरा अंधेरा था, दीवारों पर सिर्फ लाल रोशनी में जलते थी। रिया ने अर्जुन की तरफ देखा और एक पल में उसकी आवाज बदल गई, धीमी, भारी और डरावनी। तुमने वादा किया था अर्जुन, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। फिर जब मैं कावेरी बन गई, डर क्यों गए? अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन की परीक्षा। अर्जुन ने रिया की आंखों में झांक कर कहा, अगर तुम सच में कावेरी हो और अगर मेरी रिया कहीं अंदर अब भी जिंदा है, मैं उसे बाहर लाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। एक पल को रिया की आंखों में चमक आई, मानो अंदर कहीं कुछ कांप गया हो। अर्जुन ने अपने जेब से वो मणि निकाली जो उन्हें दंतेवाड़ा से मिली थी, जो आत्माओं को नियंत्रित करने का प्रतीक थी। उसने जैसे ही मणि रिया की ओर बढ़ाई, रिया जमीन पर गिर पड़ी और जोर से चीखने लगी, तू मुझसे मेरी पूर्णता नहीं छीन सकता अर्जुन, अब बहुत देर हो चुकी है। पूरा कमरा हिलने लगा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और दीवारों पर खून की लकीरें बननी शुरू हो गईं। रिया जमीन पर पड़ी छटपटा रही थी। उसकी चीखें अब इंसानी नहीं लग रही थीं, मानो उसके अंदर कोई दो आत्माएं एक दूसरे से लड़ रही हों। हट जा अर्जुन, मैं रिया नहीं कावेरी हूँ, वो अब नहीं बचेगी और तू भी नहीं। लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने मणि को अपने सीने से लगाया और रिया के पास बैठ गया। अर्जुन धीरे से, रिया, याद कर वो शामें जब हम कोचिंग के बाद मंदिर के बाहर चाय पीते थे, जब तूने पहली बार मेरा हाथ थामा था, क्या वो सब झूठ था? रिया की आंखें भर आईं। कुछ पल के लिए उसकी आंखों से एक आंसू टपका और अगले ही पल उसकी आंखें फिर लाल हो गईं। एक पत्थर के नीचे दबी
एक पुरानी चिट्ठी खोजी। वो चिट्ठी कावेरी की अपनी लिखी हुई थी, उसकी मौत के पहले दिन की अंतिम चिट्ठी। अगर मेरी आत्मा अधूरी मरती है तो मैं उस शरीर को खोजूंगी जो मेरी शक्ति को संभाल सके। मुझे इंसाफ नहीं मिला, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगी जो मेरा बन सके हमेशा के लिए। नीरज कांप उठा। कावेरी की आत्मा ने खुद तय किया था कि वो वापस आएगी। रिया के अंदर कहीं गहराई में उसकी आत्मा चिल्ला रही थी। वो चाहती थी कि अर्जुन उसे बचा ले। अर्जुन, मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालो, मैं अंदर हूँ, अभी भी जिंदा हूँ। अर्जुन ने आंखें बंद की और जोर से कहा, अगर प्यार में ताकत है तो ये मणि तुम्हें नहीं, उस रिया को छुएगी जिससे मैंने सच्चा प्यार किया। अचानक से रिया का शरीर कांपने लगा। कमरे की सारी लाइटें फट गईं। एक सफेद सी आत्मा दीवार से बाहर निकली। वो थी कावेरी की आत्मा। तू रिया को छीन सकता है अर्जुन, लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये शहर, ये कोचिंग, ये सब अब मेरे निशाने पर है। कहते हुए आत्मा दीवार के पार चली गई। रिया बेसुध होकर अर्जुन की गोद में गिर पड़ी। एपिसोड का क्लाइमैक्स। एक पल की शांति। रिया की सांसें चल रही थी, उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और इस बार वो रिया थी पूरी तरह। अर्जुन, क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ रिया, तुम वापस आ गई हो। लेकिन दीवार पर एक लाल शब्द लिखा हुआ था, अभी अंत नहीं हुआ। रिया अब होश में थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वो अजीब सपने देखने लगी। हर सपना एक ही जगह पर जाकर खत्म होता था। कावेरी का वही जलता हुआ कमरा जहाँ उसकी आत्मा जलाकर मारी गई थी। रिया, अर्जुन, मैं अब भी उसे महसूस कर सकती हूँ। वो गई नहीं है, वो मेरे अंदर अब भी कहीं है। कोटा शहर के अलग अलग हिस्सों में छात्रों ने डरावनी घटनाओं की शिकायतें करनी शुरू की। किसी का पंखा अचानक गिर गया, किसी की किताब में खून के छींटे मिले। रात के 3 बजे हर हॉस्टल में घंटी अपने आप बजने लगी। नीरज ने सारी घटनाओं को इकट्ठा किया और समझा ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं है। नीरज, ये एक तरह की चेतावनी है। कावेरी वापस आ रही है और इस बार सिर्फ रिया के लिए नहीं, ये शहर उसका अगला टारगेट है। छात्र जो अकेले रहते थे रात के समय। एक छात्र विवेक अकेले पढ़ाई कर रहा था। उसके कमरे में खिड़की अपने आप खुली, फिर बंद, फिर अचानक दीवार पर लिखा हुआ मिला, तू अर्जुन नहीं है, तू क्यों जिंदा है? और अगले ही पल विवेक गायब हो गया। सुबह तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। पुलिस ने केस को मिसिंग घोषित किया और अर्जुन, रिया और नीरज जानते थे ये कावेरी की वापसी का सबूत था। अर्जुन का फैसला, अब भागना नहीं है अर्जुन। कावेरी को सिर्फ भगाया गया था, हराया नहीं। अगर हमें रिया को बचाना है और इस शहर को भी, तो हमें उसकी कहानी पूरी समझनी होगी और ये कहानी वहीं मिलेगी जहां सब शुरू हुआ था। रिया डरते हुए, तुम फिर से उस जगह जाना चाहते हो? अर्जुन, हाँ, हमें फिर से उस कमरे में जाना होगा जहां कावेरी को जिंदा जलाया गया था। वहीं उसका सच दफन है और शायद वही उसका अंत भी। एपिसोड का क्लाइमैक्स। एक और चेहरा गायब। उस रात एक और छात्र सौरभ गायब हो गया। उसके कमरे में दीवार पर सिर्फ एक शब्द लिखा मिला, अर्जुन। रिया कांपते हुए, अब वो तुम्हें बुला रही है अर्जुन, अगला नंबर तुम्हारा है। रिया अब ठीक थी, लेकिन उसकी नींदें अब भी सुकून से दूर थी। रिया डरते हुए, हर रात वो मुझे बुलाती है, कहती है मेरा न्याय अधूरा है, अर्जुन को भेजो या मैं खुद आऊंगी। नीरज ने रिया की बात सुनते ही एक पुरानी किताब निकाली, आंतरिक शास्त्र, जो उसने लाइब्रेरी के रहस्यमयी सेक्शन से चुराई थी। नीरज, इसमें लिखा है, अगर किसी आत्मा को जिंदा जलाया गया हो तो उसकी आत्मा जलने के बाद वहीं कैद हो जाती है और अगर उसे मुक्ति नहीं मिली तो वो उस जगह को श्मशान बना देती है। अर्जुन का निर्णय, कावेरी के जलने की जगह जाना ही होगा अर्जुन। अब हमें उस जगह जाना ही होगा जहाँ कावेरी को जिंदा जलाया गया था और अगर वो सच में कुछ चाहती है तो हम उससे पूछेंगे, लेकिन इस बार डर कर नहीं, सामना करके। रिया कांप गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। नीरज ने भी अर्जुन का साथ देने का वादा किया। तीनों लोग एक पुरानी जीप से सांतपुर गांव की तरफ निकल पड़े। ये वही गांव था जहां 12 साल पहले कावेरी पढ़ने कोटा आई थी और फिर कभी वापस नहीं गई। गांव में कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। चारों ओर सन्नाटा। गांव के लोग जैसे सूरज डूबते ही गायब हो जाते थे। एक बूढ़ी औरत ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, बूढ़ी औरत, बेटा मत जाओ उस घर में, इस आग की चीखें आज भी दीवारों में गूंजती हैं। अर्जुन, आप जानती हैं उस रात क्या हुआ था? बूढ़ी औरत, कावेरी निर्दोष थी, पंचायत ने उसे डायन कहा और उसे जिंदा जला दिया गया। आज तक उसकी आत्मा वहीं अटकी है कि जिसने उसे मारा वो अभी तक जिंदा है। जंगल के बीच वो कोठरी जहाँ कावेरी मरी थी, गांव से 2 किलोमीटर दूर एक टूटी फूटी कोठरी थी जिसके बाहर अब भी राख बिखरी हुई थी। जैसे ही अर्जुन ने उस दरवाजे को खोला, एक जोर की चीख सुनाई दी। या फिर बेहोश हो गई। दीवारों पर अब भी कावेरी के नाखूनों के निशान थे। खून से लिखा एक वाक्य, मुझे जलाया गया, अब तुम जलोगे अर्जुन। एपिसोड का क्लाइमैक्स। आत्मा का पहला सीधा हमला। जैसे ही अर्जुन ने दीवार को छुआ, एक तेज झटका लगा, पूरा कमरा हिल गया। नीरज ने रिया को उठाया और तीनों भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के बीचों बीच आग जल उठी और उसमें से एक काली आकृति बाहर निकली। कावेरी की आत्मा। कावेरी गूंजती आवाज में, हमारे शहर के 5 नहीं 15 बच्चों का हिसाब बाकी है अर्जुन, ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही अर्जुन ने मणि हवा में उठाई, कावेरी चीखते हुए गायब हो गई, लेकिन दीवार पर एक नया नाम लिखा मिला, प्रोफेसर सुनील शर्मा। नीरज हैरान होकर, ये नाम तो ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर का है। कोठरी में हुए घटनाक्रम के बाद अर्जुन, रिया और नीरज जैसे तैसे वहां से भाग निकले, लेकिन अब उनके पास एक नाम था, प्रोफेसर सुनील शर्मा।
जो ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर था। अर्जुन, बहुत हुआ, इस बार मैं सीधे सुनील शर्मा से मिलूंगा। वो कुछ न कुछ छुपा रहा है और हमें सच जानना है। अगली सुबह तीनों कोचिंग सेंटर पहुंचे। सुनील शर्मा अपने आलीशान ऑफिस में बैठा था, चेहरे पर नकली मुस्कान। अर्जुन, सर, कावेरी को जानते हैं आप? सुनील, कौन कावेरी? नीरज, वो लड़की जिसे आपकी कोचिंग में डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। सुनील, ये सब बकवास है, कोचिंग की इज्जत से मत खेलो। रिया, दीवार पर तुम्हारा नाम लिखा था खून से। सुनील के चेहरे का रंग उड़ गया। रिया को देखकर सुनील कांपने लगा, उसके हाथ थरथराने लगे और उसने कुर्सी पकड़ ली। सुनील, हाँ मैं जानता हूँ उसे, कावेरी, वो बहुत होशियार थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर आरोप लगाए और मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहा। अर्जुन, चुप रहना भी गुनाह होता है सर, आपने उसे मरने दिया और अब उसकी आत्मा सबको ले जा रही है। सुनील, मुझे माफ कर दो, मैं सच्चाई से भागता रहा, लेकिन अब वो मेरे पीछे है। कल रात मेरे घर की दीवारों पर खून था। रात को जब अर्जुन और रिया वापस घर लौटे, रिया के चेहरे पर फिर वही अजीब परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें फिर गहरी हो गईं और उसके होंठों से आवाज निकली, अर्जुन, प्रोफेसर सुनील मर चुका है। अर्जुन भागा। उसने तुरंत सुनील को फोन लगाया, लेकिन उधर से सिर्फ एक चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। सुबह जब पुलिस पहुंची तो प्रोफेसर सुनील शर्मा का शरीर जली हुई अवस्था में उसके घर के अंदर मिला। दीवार पर खून से लिखा था एक खत, 4 बाकी। नीरज, 4 बाकी? मतलब कावेरी का बदला अधूरा है? और क्या वो 5 स्टूडेंट सिर्फ शुरुआत थे? अर्जुन, अब हम सिर्फ सच्चाई जानने नहीं जा रहे, अब हम ये युद्ध जीतने जा रहे हैं। रिया ने अर्जुन को एक पुराना फोटो दिखाया, उसमें कावेरी, सुनील शर्मा और 4 और लोग खड़े थे। रिया धीरे से, ये 4 लोग ही उस रात पंचायत में शामिल थे और ये सब आज भी जिंदा है। अर्जुन, तो अब अगली मौत उन्हीं में से किसी की होगी और हमें उससे पहले आत्मा को रोकना होगा, वरना देर हो जाएगी। पिछली रात रिया ने अर्जुन को जो पुराना फोटो दिखाया था, उसमें कावेरी के साथ 5 लोग दिख रहे थे। सुनील शर्मा, जो अब मर चुका था, और बाकी 4 चेहरे अनजाने थे। अर्जुन, इस तस्वीर को स्कैन करके बड़ा करना होगा, शायद हमें कोई नाम या जगह मिल जाए। नीरज, अगर अगला टारगेट इनमें से कोई है तो हमें जल्दी करनी होगी। अर्जुन एक पुराने फोटोग्राफर के पास पहुंचा, जिसने फोटो स्कैन की। स्कैनिंग के बाद एक कोने में हल्के शब्द उभरे, स्थान रामगढ़ पंचायत भवन, 2007, और एक नाम, मुखिया श्रीमान देवकीनंदन वैष्णव। रिया, देवकीनंदन? अरे ये तो वही आदमी है जो शहर में एमएलए के संपर्क में रहता है। मतलब ये सिर्फ गांव की बात नहीं, राजनीतिक साजिश भी है। तीनों रामगढ़ गांव पहुंचे। वहां सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही उन्होंने देवकीनंदन का नाम लिया, गांव वाले चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। एक बूढ़ी औरत, मत पूछो बेटा, अवेरी को जिंदा जलाया गया और देवकीनंदन उस वक्त पंचायत का सरपंच था, उसने ही फतवा सुनाया था। रिया, वो भी दोषी है और शायद अगला शिकार भी। गांव के ही मंदिर में रहने वाले एक वृद्ध साधु बाबा राघवनाथ से तीनों ने भेंट की। बाबा, तुम्हें आत्मा रोकनी है, लेकिन वो अब शांत नहीं होगी जब तक 5 दोषियों की आत्मा जल न जाए। अर्जुन, क्या हम किसी की जान बचा नहीं सकते? बाबा, बच सकते हो, लेकिन इसके लिए आत्मा की पीड़ा समझनी होगी और उस रात की सच्चाई को फिर से जीना होगा। रिया, ऐसे? बाबा, तुम तीनों को उस रात की जगह पर जाकर आत्मा से संवाद करना होगा जहां उसे जलाया गया था। अंधेरा होते ही तीनों फिर उसी खंडहर में पहुंचे जहां कावेरी की आत्मा पहली बार प्रकट हुई थी। अर्जुन ने जैसे ही माटी को छुआ, वहां की जमीन कांपने लगी और हवा में एक सर्द चीख गूंजने लगी, देवकीनंदन, तेरा समय आ गया है। और फिर दीवार पर खून से लिखा गया, 2 खत्म, 3 बाकी। नीरज, मतलब एक और मारा गया? अर्जुन, हमें तुरंत वापस रामगढ़ जाना होगा और देवकीनंदन को ढूंढना होगा, अगला नंबर उसी का है। जैसे ही तीनों वापस गांव लौटे, गांव में हंगामा मचा था। देवकीनंदन का घर जल चुका था और अंदर से उसकी लाश मिली थी। और हैरानी की बात यह थी कि किसी ने अंदर से दरवाजा बंद किया था, बाहर ताले लगे थे। फिर आग कैसे लगी? दीवार पर लिखा था 3 खत्म, 2 बाकी। रिया, कावेरी का बदला तेजी से पूरा हो रहा है, लेकिन क्या आत्मा सिर्फ दोषियों को मार रही है या इसके पीछे कोई और रहस्य भी है? देवकीनंदन की रहस्यमयी मौत के बाद गांव की हवा एकदम भारी हो चुकी थी। पुलिस ने गांव को सील कर दिया और खबर फैली कि ये मौत अलौकिक कारणों से हुई है। अर्जुन, अगर सरकार और पुलिस खुद मान रहे हैं कि ये अलौकिक है, तो अब हमें कोई नहीं रोकेगा। रिया, सोचो अर्जुन, कहीं अगला नाम तुम्हारा न हो, क्या तुम कावेरी की मौत से जुड़े हो? अर्जुन, नहीं, मेरा उस रात से कोई लेना देना नहीं, पर एक शक है जो अब यकीन बनता जा रहा है। अभी गांव में एक तेज जीप रुकती है। जीप से उतरी डीएसपी सुरभि राणे, कड़क मिजाज, लेकिन भीतर से कुछ छिपा हुआ सा। सुरभि, अर्जुन शर्मा, रिया सक्सेना, आप लोग पिछले 3 मौतों की घटनाओं में मौजूद थे, मेरे साथ चलिए। नीरज, हमने कुछ गलत नहीं किया। सुरभि, मुझे सब पता है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि अर्जुन के पिता का नाम डॉ सुधांशु शर्मा भी कावेरी की फाइल में दर्ज है। अर्जुन हक्का बक्का था। अर्जुन, ये कैसे हो सकता है? मेरे पापा ने तो कभी उस गांव का नाम भी नहीं लिया। सुरभि, 2007 में कावेरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर का नाम
डॉस सुधांशु शर्मा। रिपोर्ट में सुसाइड लिखा, जबकि सच्चाई कुछ और थी। ये सिर्फ संयोग है? उसी रात पुलिस स्टेशन की दीवार पर खून से लिखा मिला, यार खत्म, एक बाकी, रिया। ये मतलब सिर्फ एक नाम बचा है। क्या वो अर्जुन का पिता है? सुरभि, या शायद अर्जुन खुद, क्योंकि रिपोर्ट उन्हीं के नाम से दबाई गई। अर्जुन को कुछ देर की पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया। वो अकेले लॉकअप में था। रात के 1 बजने वाले थे। चारों ओर सन्नाटा। भी अचानक लाइट्स चली गईं और लॉकअप के अंदर की दीवार पर खून टपकने लगा। कावेरी की आत्मा की आवाज गूंजी, जिसने सच्चाई छिपाई वो भी उतना ही दोषी है। अर्जुन, तुझे नहीं, तेरे खून को सजा दूंगी। अर्जुन डर से कांपने लगा, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। रिया वहां पहुंच गई। रिया जोर से, कावेरी, अगर अर्जुन दोषी है तो मुझे भी खत्म कर दो। मेरा प्यार सच्चा है और मैं जानती हूँ अर्जुन निर्दोष है। चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन तभी आत्मा शांत हो गई। कावेरी की आत्मा की फुसफुसाहट, सच्चे प्रेम को नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन सजा अधूरी नहीं रहेगी। सुरभि ने अर्जुन को छोड़ तो दिया, और जाते जाते एक फाइल उसके हाथ में दी। सुरभि, ये लो तुम्हारे पापा की असली रिपोर्ट और एक नाम जो उसने छिपा लिया था, सुरेंद्र पाटिल, वही आदमी जिसने कावेरी को जलाने का आदेश दिया और अभी भी जिंदा है, कहीं छुपा हुआ। अंत में अर्जुन, अब कावेरी की आत्मा को मैं मुक्त करूंगा और आखिरी दोषी को सामने लाकर छोड़ूंगा। अर्जुन ने जैसे ही वो फाइल खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने थी एक पुरानी फोटो जिसमें उसके पिता डॉ सुधांशु, सुरेंद्र पाटिल और एक तीसरा चेहरा जो भदवा हवेली में रहने वाला पुराना तांत्रिक भैरव बाबा था। रिया, ये वही तांत्रिक है ना जिसे गांव से निकाला गया था? सुरभि, हाँ, और वो आज भी जिंदा है। लोगों का कहना है वो आत्माओं को कैद करता है। इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। नीरज गाड़ी चलाने लगा। रिया ने नक्शा संभाला और अर्जुन ने खुद को एक टॉर्च और कावेरी की राख से भरी छोटी डिब्बी के साथ तैयार किया। कहते हैं भूत को मुक्ति तभी मिलती है जब उसे न्याय और शांति एक साथ मिले। भदवा हवेली पहुंचते ही एक ठंडी हवा ने सभी को झकझोर दिया। हवेली जर्जर, दीवारें काली और अंदर जलती एक पीली लालटेन। भैरव बाबा, कावेरी अब भी यही है। उसकी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक तुम सब उसे न्याय नहीं दोगे। अर्जुन, कौन है सुरेंद्र पाटिल और क्यों छिपाया गया उसका नाम? भैरव बाबा ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें लिखा था 2007 की सरस्वती पूजा। सुरेंद्र पाटिल ने कोचिंग सेंटर के सामने तालाब की जमीन हथियाने के लिए कावेरी को बलि चढ़ाने का आदेश दिया। डॉन सुधांशु को डराया गया और रिपोर्ट बदल दी गई। रिया, मतलब ये सब जमीन के लालच में हुआ था। हवेली की दीवारों से काले साए बाहर आने लगे, जैसे आत्माएं आजादी चाहती हों। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर राख की डिब्बी खोली और कावेरी की राख हवेली में बिखेर दी। अर्जुन, तू आजाद है कावेरी, हम दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। हल्की नीली रोशनी में एक धुंधली आकृति उभरी। कावेरी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब बदले की आग नहीं बल्कि शांति थी। कावेरी, मैं मुक्त हो रही हूँ, लेकिन सुरेंद्र पाटिल अब भी जिंदा है और उसने कई लड़कियों को मारा है। उसे रोको, नहीं तो एक और कावेरी जन्म लेगी। कहकर वो रोशनी में विलीन हो गई। अर्जुन, रिया, ये मेरा वादा है, सिर्फ प्यार नहीं, न्याय भी मिलेगा और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ हर कदम पर। रिया ने उसका हाथ थामा, एक डर से भरी लेकिन प्यार में बंधी कसमें। भदवा हवेली से लौटते वक्त कोटा की गलियों में कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा था। हल्की बारिश, सुनसान सड़कें और मोबाइल नेटवर्क जैसे खुद डर गया हो। रिया, अर्जुन, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारी वापसी की खबर पहले ही फैला दी हो। अर्जुन और डीएसपी सुरभि उस सरकारी बिल्डिंग में पहुंचे जहां पुराने केस और गुमशुदा रिपोर्ट्स रखी जाती थी। निकली एक फाइल, केस फाइल नंबर 207, जिस पर लिखा था सुरेंद्र पाटिल, प्रॉपर्टी स्कैम, मिसिंग विटनेस कावेरी शर्मा। सुरभि, इस केस को प्रेशर में बंद किया गया था और रिपोर्ट बदलने वाले अफसर आज भी ड्यूटी में हैं। फाइल में एक पन्ना ऐसा था जिसे छिपाने की भरपूर कोशिश की गई थी। सुरेंद्र पाटिल अब खुद को कहता है स्वामी आत्म प्रकाश और एक फर्जी धार्मिक संस्था चलाता है, योग शक्ति ध्यान केंद्र नीरज। यही है वो आश्रम जहां हर साल एक लड़की गायब होती है। अर्जुन, रिया और सुरभि ने रात में आश्रम की रैकी की। सामने दिखा एक बड़ा दरवाजा जिसके ऊपर लिखा था सत्य की साधना में ही मोक्ष है। लेकिन भीतर से आती चीखें, जंजीरों की आवाज और एक लड़की की कराहती पुकार, मुझे जाने दो। रिया, वो किसी को कैद करके रखा है। अर्जुन, अब नहीं रुकेगा ये खेल। रात 12 बजे हम अंदर घुसेंगे, सबूत लेंगे और कावेरी के इंसाफ की शुरुआत वहीं हो। सभी ने तय कर लिया, अब न डरेंगे न झुकेंगे। जो भी सच छिपा है उसे उजागर करेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। आश्रम के भीतर स्वामी आत्म प्रकाश यानी सुरेंद्र पाटिल इसी अंधेरे कमरे में बैठा है और एक पुरानी तस्वीर जला रहा है जिसमें कावेरी मुस्कुरा रही। सुरेंद्र, तू मरी नहीं कावेरी, तेरी रूह अब मेरे रास्ते में है, मगर अब की बार कोई बचा नहीं पाएगा। घड़ी की सुइयां जब 12 पर आकर थमी, अर्जुन और टीम काली ड्रेस में सांसें थामे आश्रम की पिछली दीवार फांद चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ एक एक टॉर्च की हल्की रोशनी, हर कदम पर आवाज और छाया जैसे हमला करने को तैयार। नीरज, इतना सन्नाटा, डर ज्यादा है यहाँ। अंदर एक हॉल में
कई लाल चादरें बिछी हुई थीं। बीचों बीच एक लोहे का पिंजरा जिसमें एक लड़की पूजा जंजीरों में बंधी कराह रही थी। रिया, हे भगवान, ये वही लड़की है जो 2 महीने पहले गायब हुई थी। पूजा की आंखों में दर्द लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी। अभी एक दरवाजा खुला और सफेद चोगा पहने स्वामी आत्म प्रकाश यानी सुरेंद्र पाटिल धीरे धीरे बाहर निकला। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी और होठों पर अजीब मुस्कान। स्वामी आत्म प्रकाश, जो साधना नहीं समझते वो पाप समझते हैं अर्जुन, और जो हत्या को मोक्ष कहे वो संत नहीं राक्षस होता है। भीतर की सच्चाई, छुपी लाशें और आत्माओं की गूंज। जैसे ही सुरभि ने एक और कमरा खोला, वहां जमीन में छुपी 6 और लड़कियों की हड्डियां मिली। दीवारों पर लिखा था कावेरी, निधि, रोशनी, अनुजा। हर नाम एक खोई आत्मा था जो कभी उज्जवल भविष्य लेकर कोटा आई थी। अचानक कमरे की लाइट झपकी और सबने देखा कावेरी की आत्मा हवा में तैरती हुई आई और सुरेंद्र की ओर बढ़ी। कावेरी की आत्मा, तेरी मौत मेरी मुक्ति बनेगी। सुरेंद्र की आंखों में डर था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। वो पीछे हटने लगा लेकिन अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन, ये उन सबका बदला है जिनका खून तूने बहाया है। सुरभि ने उसे हथकड़ी पहनाई। नीरज ने कमरे में बंधी सभी लड़कियों को आजाद किया। पूरे मामले का पर्दाफाश होने के बाद पूजा को अस्पताल भेजा गया। बाकी परिवारों को सूचना दी गई। रिया, उन्हें न सिर्फ मेरा बल्कि उन सभी लड़कियों का इंसाफ पूरा किया। अर्जुन, अभी सिर्फ एक मोर्चा खत्म हुआ है, कहानी अभी बाकी है रिया, और मैं चाहता हूँ ये लड़ाई मैं तेरे साथ लड़ूं हमेशा। रिया ने उसे गले लगा लिया। सारे डर, सारी बेचैनियां उस पल थम गईं। कावेरी की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, कावेरी की आत्मा, अब मैं शांति में हूँ, और याद रखना जहां अन्याय होगा वहां मैं फिर लौटूंगी। एक नीली रोशनी में वो विलीन हो गई। स्वामी आत्म प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद कोटा का पूरा शहर दहल चुका था। हर न्यूज चैनल पर यही हेडलाइन थी, योग शक्ति ध्यान केंद्र बना था नरक का दरवाजा। स्टूडेंट्स के नाम पर मौत का खेल से लग रहा था ये सिर्फ एक मोहरा था, कोई और भी है जो इस खेल का मास्टरमाइंड है। पूजा अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। उसने पुलिस को एक चौंकाने वाला बयान दिया। पूजा, स्वामी जी हर 2 हफ्ते में किसी से मिलते थे, चेहरा नहीं दिखता था, सिर्फ आवाज आती थी, बहुत भारी और डरावनी। सुरभि, तुमने कुछ नाम सुना उस आवाज से? पूजा, हाँ, एक नाम बार बार आता था, प्रोजेक्ट मोक्ष लेवल 2 तैयार है। पूजा के उस एक वाक्य ने अर्जुन और सुरभि दोनों को झकझोर दिया। नीरज और अर्जुन ने आश्रम की गुप्त फाइलें खंगालनी शुरू की। एक फाइल मिली, उस पर लिखा था प्रोजेक्ट मोक्षा फेज 2 समाज सची सासाओं द चोजन 5, और नीचे 5 स्टूडेंट्स की तस्वीरें जो पिछले 2 साल में कोचिंग सेंटर से गायब घोषित हुए थे। अर्जुन, रिया, ये तो उन्हीं में से हैं जिनके केस कभी हल नहीं हुए। फाइल के अंत में लिखा था फेज 2 टू बिगिन इन नलखेदा तपोवन शिविर नियर चंबल वैली। रिया, जो अब अर्जुन की सच्ची साथी बन चुकी थी, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। रिया, इस खेल की अगली चाल उस टाप 1 में चलेगी और हम वहां होंगे, इस बार पहले से ज्यादा तैयार। अर्जुन, और अगर ये खेल वही पुराना मोक्ष का पागलपन है तो इस बार हम उसका हमेशा के लिए अंत करेंगे। नलखेदा तापोवन शिविर चंबल की गहराइयों में बसा एक वीरान इलाका जहां दिन में भी परिंदे उड़ने से डरते हैं। अर्जुन, रिया और नीरज अब वहां जाने की तैयारी में थे, पर उन्हें नहीं पता था कि वहां सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि उनकी जान भी दांव पर लगने वाली है। कोटा शहर की एक पुरानी हवेली में एक नकाबपोश आदमी एक गुप्त कमरे में बैठा था। उसके सामने 5 और तस्वीरें थीं और वो बुदबुदा रहा था। मोक्ष तब तक अधूरा है जब तक चढ़ावा पूरा ना हो। और फिर उसने अर्जुन की तस्वीर को उठाकर जलती हुई अग्नि में डाल दिया। गुफा के मुहाने पर तीनों, अर्जुन, रिया और नीरज, अब मोक्ष द्वार के सामने खड़े थे। गुफा के भीतर से आती हवा जैसे कानों में बचो फुसफुसाहट कर रही थी, लेकिन अर्जुन का चेहरा अब डर से नहीं जिद से भरा हुआ था। अर्जुन, अगर अनुष्का अंदर है मैं उसे लेकर ही बाहर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गुफा में कदम रखते ही सब कुछ उल्टा लगने लगा। घड़ी की सुई उल्टी घूमने लगी। ध्वनि पहले आती, शब्द बाद में। रिया का सिर चकराने लगा। नीरज ने देखा उनकी परछाइयां अब सामने चल रही थी। गुफा के अंदर एक झील थी, खून जैसी लाल। उस झील के पास बिखरे पड़े थे कोटा के लापता स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड, किताबें, घड़ियां। अर्जुन की आंखें नम हो गई। रिया, ये सब मर चुके हैं नीरज, या शायद एक और रूप में अब भी यही है। अचानक अर्जुन को एक परछाई दिखी, एक लड़की, सफेद सलवार में, बाल खुले और उसके गले में वही रेड स्कार्फ जो अनुष्का पहनती थी। अर्जुन, अनुष्का। लड़की रुक गई, पलटी और धीमे स्वर में कहा, अब आए हो जब मोक्ष द्वार मेरे लिए बंद हो चुका है। सच का खुलासा, प्रोजेक्ट मोक्षा का असली चेहरा अनुष्का ने जो बताया वो हिला देने वाला था। कोचिंग सेंटर का नाम अचीवर्स एज असल में प्रोजेक्ट मोक्षा का हिस्सा था। वहाँ चुनिंदा स्टूडेंट्स को आध्यात्मिक चयन के नाम पर लाया जाता। गुप्त साधनाओं से उनके मानसिक और आत्मिक परीक्षण किए जाते। जो पूर्ण रूप से टूट जाते उन्हें तपोवन लाकर बलिदान कर दिया जाता। अनुष्का, मैं उनमें से एक थी, लेकिन मैं अब भी पूरी नहीं मरी हूँ। मेरी आत्मा अधर में है। अर्जुन, मधुरी नहीं रहोगी, मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर दिलाऊंगा या फिर खुद तुम्हारे साथ अधर में रहूंगा। वो आगे बढ़ा, लेकिन अचानक अनुष्का चीख उठी, रुको अर्जुन,
मोक्ष द्वार को पार करना मतलब है आत्मा से शरीर का टूट जाना। और फिर हुआ कुछ ऐसा, गुफा हिलने लगी, झील की लहरें ऊपर उठने लगी, दीवारों पर लिखा मंत्र जलने लगा। बाबा की आवाज गूंजी, एक को छोड़ दो वरना सब बिखर जाएगा। अर्जुन, रिया और नीरज तीनों के सामने अब एक कठिन सवाल था। अब वो अनुष्का की आत्मा को मुक्त करेंगे या खुद उसी भंवर में फंस जाएंगे। गुफा के भीतर अब सब कुछ थम गया था। झील की सतह फिर से शांत हो गई थी, लेकिन अर्जुन के मन का तूफान अब और भड़क चुका था। अर्जुन, अगर मेरी जान से अनुष्का को मोक्ष मिलता है तो मैं तैयार हूँ। रिया और नीरज सन्न रह गए। रिया, ये पागलपन है अर्जुन, तुम्हारे मरने से कोई वापस नहीं आएगा। नीरज, तुम जानती हो कि आत्मा को शांति देने का एक और तरीका हो सकता है। अनुष्का धीमी और उदास आवाज में, अर्जुन, ये बलिदान नहीं, आत्मा का अपूर्ण चक्र बन जाएगा। अगर तुम भी अधर में आ गए तो हम दोनों कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में था केवल एक जिद, अनुष्का को सच्चा मोक्ष दिलाना। गुफा के पत्थरों पर उभरे शब्द, एक प्रेम, एक पवित्र यज्ञ भी मिलेगा, संपूर्ण मोक्ष नीरज को। ये यज्ञ शरीर का नहीं, प्रेम और सच्चे संकल्प का प्रतीक है। अर्जुन का प्रेम यज्ञ। अर्जुन ने रिया और नीरज से एकांत मांगा। वो घुटनों के बल अनुष्का के सामने बैठ गया और आंखें बंद करके बोला, हे आत्मा जो अधूरी रह गई, मेरे प्रेम की पूर्णता से तुझे पूर्णता दूं, तेरे हर आंसू को अपना कर तुझे मोक्ष की राह दूं। उसने अपना लाल रक्षा सूत्र निकालकर अनुष्का की कलाई पर बांध दिया। वचन का धागा, प्रेम का यज्ञ। गुफा में उजाला फैलने लगा। अनुष्का की आत्मा हल्की हो गई, उसका चेहरा शांत मुस्कुराता हुआ। अनुष्का, अब मैं मुक्त हूँ अर्जुन, और तुम जिंदा रहकर मेरी कहानी को दुनिया तक पहुंचाओ, क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं, सैकड़ों मासूमों की अधूरी दास्तान है। और फिर वो रोशनी में विलीन हो गई। गुफा की दीवारें अब बंद हो रही थीं। रिया और नीरज ने अर्जुन को खींचकर बाहर निकाला। तीनों बाहर आए। सूरज की पहली किरण ने उनके चेहरे को छुआ। वापस कोटा लौटकर अर्जुन ने अचीवर्स एज कोचिंग के खिलाफ पुलिस में सबूत दिए। रिया ने हर छात्र के परिजन को पूरा सच बताया। नीरज ने गुप्त दस्तावेज मीडिया को सौंप दिए। पूरा देश हिल गया। और अब अर्जुन ने अनुष्का की याद में अनुष्का स्मृति आश्रम की स्थापना की, जहाँ डिप्रेशन, तनाव और अकेलेपन से जूझते स्टूडेंट्स को मानसिक सहारा और आश्रय मिलता है। अनुष्का को मोक्ष मिल चुका था, कोचिंग सेंटर का राज्य खुल चुका था, और अर्जुन, रिया और नीरज अब अनुष्का स्मृति आश्रम चला रहे थे। यह आश्रम अब उन बच्चों के लिए उम्मीद बन चुका था जो आत्महत्या या मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। रिया, सोचा नहीं था इस सफर का अंत ऐसे होगा। नीरज, या शायद भी सफर बाकी है। उस दिन दोपहर में एक लड़की आश्रम में दाखिल हुई। गहरी नीली आंखें, शांत पर अजीब सा चेहरा। लड़की, मेरा नाम संध्या है, मुझे सपनों में बार बार एक गुफा दिखती है और कोई लड़की मुझे बुला रही है, आप मेरी मदद करेंगे? अर्जुन, रिया और नीरज तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। ये वही सपना था जो पहले अनुष्का को आया करता था। अर्जुन, कौन लड़की तुम्हें बुला रही है? क्या तुम पहचानती हो? संध्या, वो खुद को अनुष्का कहती है। अनुष्का की आत्मा लौटी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अनुष्का को तो मोक्ष मिल चुका था, फिर ये क्या था? रिया, क्या अनुष्का की आत्मा सच में मुक्त हो गई थी, या उसने हमें किसी और तरफ भेजा है? नीरज, या फिर किसी और आत्मा ने अनुष्का का रूप लिया था? संध्या की आंखों में वो राज। संध्या ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, संध्या, उस आत्मा ने कहा, अर्जुन से कहना जो असली खेल है वो अभी शुरू हुआ है। और तब अर्जुन के सामने से संध्या का चेहरा एक पल को बिल्कुल अनुष्का जैसा हो गया, ठीक वैसा ही जैसा झील के पास आत्मा की छाया थी। अर्जुन, रिया और नीरज रात भर सो नहीं सके। संध्या ने जो कहा था वो एक सदमे से कम नहीं था। वो लड़की जो कह रही थी कि उसे अनुष्का सपनों में दिखती है, अब उसके चेहरे पर वही भाव, वही आंखें और वही दर्द था जो अर्जुन ने अनुष्का की आत्मा में महसूस किया था। अर्जुन, अगर अनुष्का को हमने मोक्ष नहीं दिया बल्कि किसी और को आजाद कर दिया? रिया, असली अनुष्का अब भी वहीं फंसी है, उसी भयानक गुफा में। संध्या ने रात को अचानक एक पेंसिल और कागज उठाया और आंखें बंद करके कुछ खींचने लगी। 10 मिनट में उसने जो बनाया वो था एक पुराना गेस्ट हाउस जिसके नीचे एक तहखाना था। नीरज, ये तो वही गेस्ट हाउस है जहाँ अनुष्का रह रही थी, और ये तहखाना हमने कभी देखा ही नहीं। अर्जुन, रिया, नीरज और संध्या मिलकर उसी रात गेस्ट हाउस गए और पीछे के पुराने हिस्से को तोड़कर नीचे उतरने का रास्ता ढूंढा। वहाँ एक पुराना लिफ्ट जैसा रास्ता था जो अब भी धीरे धीरे नीचे जाता था। जब वे नीचे पहुंचे वहाँ अंधेरा था, दम घुटता माहौल और सड़ती हुई किताबों की गंध। दीवार पर लिखा था, जिसे तुमने मुक्त समझा वो केवल परछाई थी, असली आत्मा अब भी कैद है दर्द के तहखाने में। जैसे जैसे तहखाना गहराता गया, संध्या की आंखें और आवाज बदलने लगी। संध्या, अर्जुन फिर आए और मैं अभी भी अधूरी हूँ। अर्जुन, अनुष्का, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। इस बार पूरी तरह। खाने में एक पत्थर हटाया गया और उसके नीचे से निकली एक डायरी। डायरी में था, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट एजरा, रिया, कोचिंग सेंटर के पीछे
सिर्फ परीक्षा का दबाव नहीं था, ये एक गुप्त मानसिक प्रयोग था नीरज। और शायद अनुष्का उसकी सबसे बड़ी शिकार थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। प्रोजेक्ट एजरा, एक गोपनीय मानसिक प्रयोग संचालन करता। प्रोफेसर रघुराम शाह स्थान, सूर्या कोचिंग, कोटा उद्देश्य, अत्यधिक मानसिक दबाव से आत्मा को शरीर से अलग कर रिवर्स चेतना की प्रक्रिया को सक्रिय करना। अर्जुन सन्ना, ये कोचिंग सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक खतरनाक मानसिक प्रयोगशाला थी। मतलब अनुष्का को जानबूझकर उस प्रयोग का हिस्सा बनाया गया था। उधर संध्या गहरी नींद में चली गई थी। उसकी आंखें खुली थीं, उसकी आत्मा जैसे किसी दूसरी दुनिया में थी। वो खुद को एक बंद कक्ष में देख रही थी, जहां 4 दीवारों पर 4 नाम लिखे थे, राघव, प्रिया, विक्रांत और अनुष्का। एक एक कर सभी नाम जलते गए, सिर्फ अनुष्का का नाम चमकता रहा। संध्या, वो चारों तो आत्महत्या कर चुके हैं, अनुष्का का दर्द भी जीवित है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, चरण 3, यदि किसी पीड़ित आत्मा की चेतना किसी नए शरीर से जुड़ जाए तो उसका आधा व्यक्तित्व धीरे धीरे उस शरीर पर काबिज हो जाएगा। नीरज, मतलब संध्या अब अनुष्का बनती जा रही है। संकेत, जो बचा सकता है। संध्या को डायरी के भीतर एक फटा पन्ना मिला, जिस पर किसी ने खून से लिखा था, मुझे बचा लो, मुझे जलाना नहीं, गाना होगा, मेरा प्रिय गीत वही मुझे मुक्त करेगा। अर्जुन, अनुष्का को संगीत पसंद था। उसकी डायरी में लिखा था, अगर कभी मैं खो जाऊं तो मेरा वही गीत गा देना जो मैं सबसे ज्यादा गाती थी, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। अर्जुन ने संध्या के पास बैठकर वही गाना गाना शुरू किया। संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके शरीर में कांपती आत्मा जैसे एक पल को स्थिर हो गई। संकेत था साफ, अनुष्का की आत्मा अब भी उस गीत से जुड़ी थी और शायद उसी से मुक्त हो सकती थी। अर्जुन की धीमी लेकिन भावुक आवाज में गूंजता गीत, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। संध्या की आंखें बंद थीं और जैसे हर एक सुर उसकी आत्मा में उतर रहा था। खाने की दीवारें कांपने लगी, हवा सर्द हो गई और अचानक लाइट्स झपकने लगी। रिया, क्या हो रहा है? ये तो आत्मा की हलचल है। नीरज, नहीं, ये सिर्फ आत्मा नहीं, कोई और भी जाग गया है। खाने की एक दीवार फटने लगी, सामने एक अधजला चेहरा, प्रोफेसर रघुराम शाह की परछाई। प्रोफेसर, तुम सोचते हो कि गीत आत्मा को मुक्त कर देगा? नहीं अर्जुन, अनुष्का मेरी रचना है, वो तभी मुक्त होगी जब वो मुझे स्वीकारेगी। संध्या अचानक जोर से चीखी और उसकी आवाज 2 स्वर में बदल गई। एक स्वर संध्या का, दूसरा अनुष्का का, गूंजती हुई लेकिन ठहरी हुई। अनुष्का, मैं तुम्हारी रचना नहीं थी, मैं एक लड़की थी जिसके सपने थे, प्यार था, मैं सिर्फ मेरा अंत लिखा, अब मैं खुद अपना मोक्ष लिखूंगी। अर्जुन ने वो पुराना हारमोनियम उठाया जो तहखाने में पड़ा था। उसने वही गाना फिर से बजाया, लेकिन इस बार पूरे सुर में, पूरी आत्मा से। चारों ओर से रोशनी की लहर फैली, संध्या की आंखों से रोशनी निकली और एक पारदर्शी चमकदार आत्मा ऊपर उठने लगी। अनुष्का की आत्मा अब आजाद थी। अनुष्का, तुमने मुझे हमेशा महसूस किया, अब तुम मुझे भूल जाना ताकि मैं हमेशा के लिए शांति में रह सकूं। अर्जुन, तुम्हें भूलना आसान नहीं, लेकिन तुम्हें मुक्त करना जरूरी था। जैसे ही आत्मा ऊपर उठी, तहखाना धीरे धीरे ढहने लगा। चारों ने एक दूसरे को संभाला और बाहर की ओर दौड़े। बाहर आते ही पुराना गेस्ट हाउस जमीन में समा गया, मानो वो दर्द, वो रहस्य सब अंत में दफन हो गए हों। 3 महीने बाद कोटा की गलियां अब शांत थीं। सूर्या कोचिंग सेंटर अब इतिहास बन चुका था। जहां कभी ज्ञान की बातें होती थीं, वहां सिर्फ खंडहर हैं। अर्जुन अब उसी पुराने पार्क में बैठता है जहां वो पहले अपनी किताबें पढ़ा करता था, लेकिन अब उसके हाथ में किताब नहीं बल्कि अनुष्का की आखिरी चिट्ठी थी जो उसे तहखाने से मिली थी। अनुष्का, अगर कभी मेरी आत्मा भटकती मिले तो उसे एक सुर दो ताकि वो खुद को फिर से पहचान सके। शायद प्यार मोक्ष से भी बड़ी चीज है। संध्या अब पूरी तरह ठीक थी। वो अब रिया की सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। उसे अब वो डरावने सपने नहीं आते थे, लेकिन हर बार आईने में खुद को देखकर वो मुस्कुरा देती थी, क्योंकि अब वो जानती थी उसके भीतर एक लड़की हमेशा जिंदा रहेगी, अनुष्का। नीरज ने उन घटनाओं पर एक किताब लिखी, कोटा का भूतिया कोचिंग सेंटर, एक प्रेम, एक रहस्य, एक मोक्ष, जो देखते ही देखते एक बेस्ट सेलर बन गई। लेकिन वो किताब अंत में ये सवाल छोड़ती है, क्या सच में सब खत्म हो गया या कहीं कोई और आत्मा अब भी इंतजार कर रही है? संगीत की एक नई धुन की। अर्जुन और रिया अब एक दूसरे को समझ चुके हैं। दोनों ने कोटा छोड़ दिया है, लेकिन हर साल वे एक बार उस पुराने पार्क में मिलने आते हैं जहां पहली बार अर्जुन ने गुनगुनाया था। और वहां एक बेंच पर एक शब्द खुदा है। अनुष्का, राजस्थान के एक दूरदराज गांव में एक पुराना मंदिर है। वहां एक बुजुर्ग पुजारी हर दिन आरती करते हैं। एक दिन एक युवती आई, सफेद सलवार सूट में, उसकी आंखें गहरी, मुस्कुराहट शांत। जारी, बेटी तुम कौन हो? लड़की, बस कहानी का अधूरा किरदार जो अब पूरी हो चुकी है। और वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से उतरती चली गई। पीछे सिर्फ एक धीमी सी धुन हवा में गूंजती रही। दोस्तों, आपने सुनी कोटा के भूतिया कोचिंग सेंटर की कहानी, जहां पढ़ाई के सपनों के साथ जुड़ गया था एक अधूरी आत्मा का दर्द, जहां डर था लेकिन उससे भी गहरी थी मोहब्बत, और जहां मोक्ष मिला प्यार के एक सुर में। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल
कर्स्ड हॉरर पर, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक नई जगह, एक नया डर और एक नई सच्चाई। कहानी खत्म हुई लेकिन डर अभी बाकी है।